और मैं क्या बोलता हूँ, ढंग से पढ़ना। ट्रबल स्पॉट बहुत जानकार वाली चीज है। अगर तुम लोग पढ़ लिख गए ना तो बहुत काम आएगा। चलो मिलता हूँ फिर। सत श्री अकाल। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ ये है यूनिट 8 का ट्रबल स्पॉट्स। देखो हिंदी में इसको 4-5 मैं आपको इसके नाम बता देता हूँ। हिंदी में इसको क्या क्या कहते हैं। समस्या क्षेत्र, चिंता स्थान, सबसे बड़ा क्षेत्र, लचीलापन या समस्या का जगह। इसका जो डेफिनेशन है वो कुछ ऐसे है। ग्रामर ट्रबल स्पॉट्स ऑफर्स हेल्प विथ ट्रबलसम एरिया ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इट्स हेल्प इन राइटिंग। ग्रामर ट्रबल स्पॉट्स के स्थान अंग्रेजी व्याकरण के ट्रबलसम वाले क्षेत्र में मदद प्रदान करते हैं, लेखन में इसकी मदद करते हैं। मतलब जो ट्रबल स्पॉट्स हैं, जैसे कि कोई सेंटेंस हो गया तो उसके अंदर मतलब कॉमा, ठीक है, फुल स्टॉप, या फिर कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें हम कुछ एक नया क्लॉज तैयार करते हैं, तब हम ट्रबल स्पॉट्स के बारे में सीखते हैं, पढ़ते हैं। आज हम यही पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आती है, जैसे कि बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर, कनेक्टिंग सेंटेंसेस with coordinating conjunctions and transitions, punctuations, verb tenses and time, agreement, active and passive voice, modal auxiliaries। ये इसके कुछ पार्ट हैं जिसके अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ें सीखते हैं। ये इसका एक डीप लर्निंग होती है। इसके अंदर हम कैसे एक सेंटेंस के अंदर कहाँ पे हम कॉमा लगा के एक नया सेंटेंस बनाना, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में अपन पढ़ते हैं, ठीक है। सेंटेंस इंग्लिश ग्रामर के अंदर राइटिंग में काफ़ी काम आता है। जैसे कि आप जब राइटिंग करोगे, यानी इसको लिखोगे, कोई भी मतलब कुछ भी पैराग्राफ, या फिर आपको अपनी कोई बात समझानी हो, कहीं पर भी एप्लीकेशन में, राइटिंग में, कहीं पर आपको ऐसे लिखना हो, तो आप इस ग्रामर के डीप पार्ट को समझ पाओगे। मैं आपको इसके अंदर एनालाइज करना सिखाने वाला हूँ। तो ये जो आप सीखोगे ये आने वाले टाइम में, आने वाले यूनिट्स में काफ़ी काम आएगा, ठीक है। इसलिए आराम से, खुशी से, आराम से, प्यार से समझो, ठीक है। बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर, ये पहला पार्ट है इसका, हम वो पढ़ने जा रहे हैं। तो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर जो हम ऑलमोस्ट बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं ग्रामर के पहले में, वही है सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट जो है ये एक एलिमेंट है ग्रामर के। द 5 सेंटेंस एलिमेंट्स जो होते हैं वो हैं सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट एंड एडजंक्ट। SVOCA। एडजंक्ट क्या चीज़ होते हैं, देखो इसको हम इसके 2 पॉइंट से समझेंगे। एडजंक्ट्स आर वन ऑफ द 5 मेजर एलिमेंट्स ऑफ क्लॉज स्ट्रक्चर। द अदर 4 आर सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। एडजंक्ट्स जो हैं वो आर समटाइम्स कॉल्ड एडवर्बियल्स। इसको एडवर्बियल्स भी कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है एन एडजंक्ट इज़ अ फ्रेज विच इज़ नॉट नेसेसरी टू द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लॉज but which adds some extra meaning to it। एडजंक्ट जो होते हैं ये एक फ्रेज है जो क्लॉज की संरचना के लिए आवश्यक नहीं है, ठीक है, ज़्यादा नेसेसरी नहीं है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसको लगा देने से एक अलग मीनिंग और निकल के आ जाता है, ठीक है। एक्स्ट्रा मीनिंग टू इट, अतिरिक्त अर्थ, ठीक है, एक अलग सा मतलब भी निकल जाता है अगर इसको हम जोड़ दे तो। ऑलराइट, हम जैसे ग्रामर में इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, वर्ब, हम जब किसी सेंटेंस के अंदर जोड़ते हैं तो उसी के हिसाब से मैं आपको 3 एग्जांपल देता हूँ। द बेल रैंग, घंटी बजी, इसके अंदर क्या हो जाएगा, द बेल सब्जेक्ट, रैंग क्या हो गया, वर्ब, ठीक है। शी लाइक्स एग्स, उसे अंडे पसंद है, ठीक है, सब्जेक्ट क्या हो गया, शी क्या पसंद करती है, वर्ब हो गया लाइक्स, ऑब्जेक्ट हो गया एग्स। शी वॉज सिक, सब्जेक्ट हो गया सी, वर्ज हो गया वर्ब, और सिक हो गया एडजंक्ट, ठीक है, वो बीमार हो गई थी। एडजंक्ट हम क्या कहते हैं इसको, और क्या कहा जाता है, एडवर्बियल भी कहा जाता है, ठीक है। इसी के अंदर एक पार्ट आता है कनेक्टिंग सेंटेंसेस विद कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस एंड ट्रांजिशंस। कंजक्शंस, इसके अंदर इसके कुछ 3 पॉइंट है जिससे हम इस पार्ट को समझेंगे। कंजक्शंस एंड ट्रांजिशंस आर यूज्ड टू कनेक्ट आइडियाज, पैराग्राफ्स एंड सेंटेंसेस। कंजक्शन और ट्रांजिशंस जो होते हैं इसका जो प्रयोग होता है वो एक तरीके से आइडियाज़, विचारों को, पैराग्राफ्स को और वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है, सेंटेंस को जोड़ने के लिए, ठीक है। सेकंड पॉइंट इसका देखते हैं। विदाउट दीज फॉर्म्स फ्लुएंट राइटिंग एंड स्पीच वुड बी मच मोर डिफ़िकल्ट।
फ्लुएंट राइटिंग और स्पीच जो है वो बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। थर्ड पॉइंट देखते हैं। Although most native speakers are aware of the grammatical differences, transitions, and conjunctions are used in different ways, even if the same word can be used as either transitions or conjunctions. इसका क्या मतलब हुआ? हालांकि अधिकांश बहुत सारे नेटिव स्पीकर ग्रामेटिकल डिफरेंसेस से अच्छे से अवगत हैं, अच्छे से जानते हैं, ठीक है, ग्रामेटिकल डिफरेंसेस को। ट्रांजिशन और कंजक्शन जो होते हैं वो अलग अलग तरीक़ों से उपयोग किए जाते हैं, लेकिन है ये कि एक वर्ड को भी ट्रांजिशन और कंजक्शन की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। इसी के अंदर आता है ट्रांजिशनल फ्रेजेस। अब इसको 2 पॉइंट से आसानी से समझते हैं। ट्रांजिशनल फ्रेजेस फॉलो अ फुल स्टॉप एंड फॉर्म अ न्यू सेंटेंस। ट्रांजिशनल फ्रेजेस आर ऑल्सो सेपरेटेड फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस बाय अ कॉमा। ट्रांजिशनल फ्रेजेस जो होते हैं वो फुल स्टॉप यानी कि पूर्ण विराम के बाद एक नया सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट का मतलब है ट्रांजिशनल फ्रेजेस को कॉमा यानी कि जिसको हम हिंदी में अल्प विराम कहते हैं उसके द्वारा यानी कॉमा के द्वारा अलग एक वाक्य बनाया जाता है, ठीक है। मतलब एक कॉमा से वो सेपरेट हो जाते हैं और एक नया सेंटेंस बनाते हैं। हम आगे इसको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। पहले इसके अंदर एक टेबल आता है, एक बहुत बढ़िया वाला टेबल, वो हम सेंटेंस में जोड़ते हैं। उसके हिसाब से जो सेंटेंस का एक मतलब निकलता है वो मैं टेबल आपको दिखाता हूँ। ये जो आप टेबल देख रहे हो इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं, ये आपको समझने ये सेंटेंस के अंदर आएंगे। यानी कि ये जो आप हेड में देख रहे हो, शोइंग कॉन्सिक्वेंसेस और इफ़ेक्ट्स, परिणाम या प्रभाव दिखाना, इसके अंदर ये जो चीज़ें आ रही है, एज अ रिज़ल्ट, कॉन्सिक्वेंटली, देयरफॉर, फॉर द रीज़न, ये सब क्या है? कॉन्सिक्वेंसेस और इफ़ेक्ट दिखाते हैं, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस और इफ़ेक्ट दिखा रहे हैं। ये आपको सेंटेंस के अंदर सेंटेंस को पहचान के लगाना होता है, ठीक है। एडिंग इन्फॉर्मेशन, जानकारी जोड़ना। एग्जाम्प्लीफाइंग, उदाहरण देना। जनरलाइजिंग, सामान्यकरण कहते हैं इसको। एम्फसाइजिंग, किसी चीज़ के ऊपर जोर देना, उसको कहते हैं एम्फसाइजिंग। समराइजिंग, सारांश। कंपैरिजन, तुलना। कॉन्ट्रास्ट, अंतर करना। तो ये जो इसके नीचे नीचे जो पॉइंट दिए हुए हैं ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि हम इसे सेंटेंस में लगाते हैं। जैसे कि इसको हम सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। ईशा टोल्ड हर बॉस शी वॉज प्रेगनेंट, फुल स्टॉप। ये यहाँ पे एक सेंटेंस ख़त्म हो गया। अब इसमें हम कुछ मिर्च मसाला लगाते हैं। एज अ रिज़ल्ट ही डिसमिस्ड हर 2 वीक्स लेटर। देखो इसके अंदर क्या हुआ, ईशा ने अपने बॉस को बताया कि वो क्या है, गर्भवती है, ठीक है। तो परिणाम स्वरूप, एज अ रिज़ल्ट, उसने 2 सप्ताह बाद उसे बर्खास्त कर दिया। उसके बॉस ने उसको बर्खास्त कर दिया। तो ये क्या हुआ, कॉन्सिक्वेंसेस, एज अ रिज़ल्ट आया। तो ये कौन सा आ गया, इसके अंदर आ गया है कॉन्सिक्वेंसेस। तो हमने इसमें देखा कि कैसे ट्रांजिशनल फ्रेजेस के अंदर फुल स्टॉप के बाद एक नया सेंटेंस शुरू होता है और वहीं कॉमा के बाद भी एक नया सेंटेंस शुरू होता है। 3 और एग्जाम्पल देखते हैं। द हैंडसम मिलियनेयर एलॉन मस्क इज लुकिंग फॉर अ न्यू वाइफ आफ्टर हिज डिवोर्स, फुल स्टॉप। हाउएवर ही इज़ वेरी अनफ्रेंडली। अब हाउएवर कहाँ आया, कॉन्ट्रास्ट के अंदर आया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ वैसे, लेकिन हैंडसम करोड़पति जो एलन मस्क है अपने तलाक के बाद, ठीक है, डिवोर्स के बाद एक नई पत्नी की तलाश में है। हालांकि वो बहुत अमित्र टाइप का है, मतलब कि ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है। तो इसके अंदर जो हाउएवर है वो क्या दिखा रहा है, वो कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। जनरली कॉमा पॉलिटिशियंस आर ऑनेस्ट, फुल स्टॉप। हाउएवर कॉमा द जॉब ऑल्सो अट्रैक्ट मैनी डिसऑनेस्ट पीपल। अब ये क्या है, इसके अंदर 2 चीज़ें आई, जनरली और हाउएवर। ये जनरलाइजेशंस है और कॉन्ट्रास्ट भी दिखा रहा है। इसका मतलब क्या होता है, आमतौर पर राजनेता ईमानदार होते हैं, हालांकि ये नौकरी जो है कई बेईमान लोगों को भी अट्रैक्ट करती है, ठीक है, आकर्षित करती है। ऑनेस्ट पीपल मतलब पहले तो ऑनेस्ट होते हैं कि हाँ भाई हम विकास करेंगे, हम ये विकसित कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन कई बेईमान लोग भी आ जाते हैं और पोजीशन पकड़ के वो सबका सत्यानाश कर देते हैं, है ना। मतलब आप समझ ही सकते हो। 4th पॉइंट, इट वॉज
snowing outside, full spot. It was snowing outside. Despite that, we decided to take the dog for a walk. एक कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है. डिस्पाइट दैट बाहर बर्फ़ पड़ रही थी, इसके बावजूद डिस्पाइट दैट हमने कुत्ते को टहलाने के लिए ले जाने का फ़ैसला किया. कुत्ते को टहलाने के लिए ले जाने का फ़ैसला कर लिया उन्होंने, ठीक है. ये क्या हुआ, कंपैरिजन हो रहा है. और यहाँ पे क्या हुआ, ट्रांजिशन फ्रेज के बाद फुल स्टॉप लगा और कॉमा के बाद भी, और उसके बाद भी क्या हुआ, एक नया सेंटेंस बन के तैयार हो गया, ठीक है. ये होता है ट्रांजिशनल फ्रेज. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से रिलेटेड मैंने वैसे भी कंजक्शन से रिलेटेड कई वीडियो बना रखे हैं पहले ही. अगर आप कंटिन्यू जुड़े हुए हो तो आपको और भी काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा. लेकिन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो ट्रबल स्पॉट्स के अंदर आते हैं, इससे आप जो इंग्लिश ग्रामर के अंदर जो लिखने का एक तरीका है, उसकी काफ़ी सारी चीज़ें डेप्थ से आप इसके अंदर समझोगे. ये आपके बहुत सारे एग्जाम्स में काम आ सकता है. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस ऑल्सो नोन as coordinator. Coordinating conjunctions are short words that combine two related complete ideas. They usually connect similar ideas and show a relationship between them. Coordinating conjunctions ये coordinator के रूप में भी जाना जाता है. Coordinating conjunction ये छोटे शब्द होते हैं जो दो पूरे विचारों को जोड़ते हैं, ठीक है. वे आमतौर पर समान विचारों को जोड़ते हैं और उनके बीच एक संबंध दिखाते हैं. यानी कि दो तरीके के सेंटेंस होंगे, उनको एक करके ये एक मतलब निकालेंगे. इसके अंदर जैसे कि बहुत सारे लोग जानते ही होंगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अंदर 7 चीज़ें आती है, 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आते हैं. हालांकि इसको हम कुछ एग्जांपल के तरीके से भी याद रख सकते हैं. इसका एक छोटा सा तरीका है फैन बॉयज़. फैन बॉयज़ का मतलब यानी कि वही फॉर एन नॉर बट और येट सो. फॉर एन नॉर बट और येट सो. एफ का मतलब फॉर, ए का मतलब एंड, एन का मतलब नॉर, बी का मतलब बट, ओ का और, वाई का येट सो, ठीक है. ये इसका पार्ट है. इसके कुछ 2 एग्जांपल्स इसको समझते हैं. वी ऑल नो स्मोकिंग इज़ बैड फॉर आवर हेल्थ, कॉमा बट मैनी पीपल स्मोक एनीवे. इसका क्या मतलब हुआ, हम सभी जानते हैं कि धूम्रपान मतलब वही सिगरेट फूंकना हमारे स्वास्थ्य के लिए बुरा है, लेकिन बहुत सारे लोग फूंकते हैं, है ना. बस ये इसका मतलब है. लेकिन इसके अंदर क्या हुआ, कॉमा आने के बाद बट का इस्तेमाल हुआ, जो कि क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस. ओके. सेकंड, ही स्टडीड वेरी हार्ड दिस ईयर, कॉमा सो ही पास द एग्ज़ाम ईजिली. उन्होंने जिसने भी इस साल बहुत मेहनत से पढ़ाई की, इसलिए उसने क्या किया, बहुत ही आसानी से ईजिली क्या किया, उसने पास कर लिया एग्ज़ाम, ठीक है. तो सो आ गया इसके अंदर. तो देखो यहाँ क्या हुआ, 2 सेंटेंस का इस्तेमाल हुआ. ध्यान से देखो तो समझोगे, ठीक है. यही होता है ट्रबल स्पॉट्स को समझना, जहाँ हम किसी चीज़ के अंदर, किसी सेंटेंस के अंदर हम एक नया सेंटेंस जोड़ के उसके मतलब को और बेहतर कर देते हैं, ठीक है. ही स्टडीड वेरी हार्ड दिस ईयर, कॉमा सो ही पास द एग्ज़ाम इजली. ये हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन घुसेड़ दिया. बट सो देख रहे हो इस तरीके से. अब आगे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस. सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आर यूज्ड टू क्रिएट कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. देखो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के बारे में मैंने बता रखा है पहले, ठीक है. तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाने के लिए सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है. दूसरा पॉइंट है इसका, अ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इज़ अ वर्ड यूज्ड टू कंबाइन ऑन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड अ डिपेंडेंट क्लॉज इन अ सेंटेंस. सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो होता है वो शब्द होता है जिसका इस्तेमाल अपन करते हैं एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने के लिए, ठीक है. When the subordinating conjunction appear in the beginning of a complex sentence, a comma is used after the dependent clause. इसका क्या मतलब हुआ, जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के स्टार्टिंग में सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो अचानक से प्रकट हो जाए तो अपन क्या करेंगे, तो डिपेंडेंट क्लॉज के बाद एक कॉमा का इस्तेमाल होगा, ठीक है. ये इसका पॉइंट है. चौथा पॉइंट है, व्हेन अ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इज यूज्ड इन द मिडल ऑफ अ सेंटेंस देयर इज नो नीड फॉर अ कॉमा टू बी यूज्ड. अगर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बीच सेंटेंस के अंदर कहीं से प्रकट होकर आ गया तो अपन क्या करेंगे, तो कॉमा है ना, कॉमा उसका इस्तेमाल करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है. मैं आपको इसके अंदर कुछ एग्जांपल दिखा रहा हूँ, एग्जांपल्स ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. ये है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के कुछ एग्जांपल, ठीक है. मतलब इस तरीके के सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन सेंटेंस के अंदर आपको कहीं ना कहीं भूत की तरह नज़र आ जाएंगे, तो आपको उस भूत को पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद ये एक ढंग का सेंटेंस बन पाएगा.
ठीक है, तो ये अपन कुछ 5 पॉइंट से समझते हैं। इसके कुछ 5 एग्जाम्पल से हम इसको देखते हैं। एज सुन एज दीपक रीच्ड होम कॉमा ही कॉल्ड टू लेट मी नो। जैसे ही दीपक घर पहुंचा उसने मुझे बताने के लिए फ़ोन किया कि देखो मैं घर पहुंच गया, ये मतलब समझ रहे हो ना। एज सुन एज ये क्या आया, पहले में आया, ठीक है। नेक्स्ट, इवन दो शी हैड पेड ऑल द बिल्स कॉमा द सिस्टम शोड दैट शी हैड सम ड्यू पेमेंट्स टू बी डन। भले ही उसने सभी मतलब पैसे बिल वगैरह भर दिए थे, लेकिन सिस्टम ने दिखाया कि अभी भी कुछ जो है कुछ बाकी है उसका पेमेंट, ठीक है। देख लो लड़कियां ऐसे ही करती है, समझ जाओ। अभी देखो ज़िंदगी तो जीनी पड़ेगी, चाहे लड़की बिल भरे टाइम पे ना भरे, देखो होता है ऐसा, क्या कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट देखते हैं। शी न्यू दैट देयर वाज अ नेशनवाइड लॉकडाउन टुडे ओनली आफ्टर आई टोल्ड हर अबाउट इट। यानी कि जब मैंने उसे इसके बारे में बताया तभी उसे इसके बारे में पता चला कि देशव्यापी तालाबंदी थी, ठीक है। फोर्थ, आई थिंक दिस प्लेस विल नॉट फील द सेम एवर अगेन सिंस दे डेमोलिश द फुटबॉल गैलरी, ठीक है। आई थिंक मतलब मुझे लगता है कि ये प्लेस दोबारा वैसी नहीं लगेगी जब से इन लोगों ने क्या कर दिया, फुटबॉल गैलरी को ध्वस्त कर दिया, ठीक है। इसके अंदर कहाँ आया, सिंस आया बीच में, ठीक है। थर्ड वाले में आफ्टर आया था बीच में, ओके। ये चीज़ नोट डाउन करके रखना, नहीं तो चपत मार दूंगा, मतलब ऐसे ही बोल रहा हूँ, मतलब ध्यान रखना, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, while I was walking across the street, comma, I saw that the shops were closed. जब मैं सड़क पर चल रहा था, ऐसे ही कोई काम धंधा नहीं था तो क्या करें, सड़क पर चल रहे थे, तो मैंने देखा कि शॉप्स जो हैं वो बंद है। While I was walking across the street, I saw, comma, I saw that the shops were closed. ठीक है। अब इन 5 सेंटेंस के अंदर क्या गजब चीज़ हुई है, देखो। बीच में सिंस और आफ्टर आया, ठीक है, और स्टार्टिंग में जब हमने सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का इस्तेमाल किया तो वहाँ क्या आया, कॉमा आ गया, ठीक है। अब ये जो चीज़ 5 इन सेंटेंस के अंदर हुई है, यही सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और ट्रबल स्पॉट्स को पहचानने का तरीका, जहाँ पे हमें बीच में जहाँ इस्तेमाल हुआ वहाँ कॉमा की ज़रूरत नहीं पड़ी, वहीं हमें इंडिपेंडेंट क्लॉज लगाने के टाइम इनकी ज़रूरत पड़ गई, ठीक है। तो देखो क्या होता है, हमारे को जब भी स्टार्टिंग में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस वगैरह ज़रूरत पड़ते हैं तो इस तरीके से सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जैसे कि स्टार्टिंग के अंदर हुआ तो कॉमा लगाने की ज़रूरत पड़ गई, बीच में हुआ तो कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। ऐसी चीज़ें, ज़्यादा डेप्थ है इसकी कंजंक्शन के बारे में, ये इसका ज़्यादा डेप्थ है। अभी तक इतना तो डेप्थ ही है और पता नहीं कितना डेप्थ जाएगा। डूबना मत, बस मैं पकड़ के रखूँगा तुम लोग। अब मैं बात करने जा रहा हूँ पंक्चुएशन की। पंक्चुएशन का क्या मतलब होता है, पंक्चुएशन का मतलब होता है विराम चिन्ह, ठीक है। पंक्चुएशन इज़ अ विजुअल एड यूज्ड टू हेल्प रीडर्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ अ रिटन टेक्स्ट, ठीक है। जो ये पंक्चुएशन है, देखो सीधे में समझो तो ये शब्दों को ना पढ़ने में, समझने में आसानी देता है, ठीक है। और ये कई तरीके के होते हैं और इसके जितने तरह होती है हम उन तरहों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जितने भी इसके टाइप्स होते हैं। एंड पंक्चुएशन, ये जो एंड पंक्चुएशन है ये जो होता है, अ पीरियड, अ क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेशन पॉइंट इज़ यूज्ड टू शो वेयर अ सेंटेंस एंड। देखो ये हमेशा क्या होता है ना, सेंटेंस के पिछवाड़े पे लगेगा, मेरा मतलब समझ रहे हो ना, मतलब एकदम पीछे जाएगा, ये एकदम किसी भी सेंटेंस के एकदम पीछे लगेगा और ये आप बहुत ही आसानी से पहचान सकते हो। इसके मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, उससे आप बहुत ही आसानी से समझ जाओगे। फर्स्ट, आई हैव लॉस्ट माई ग्लासेस, ठीक है। इसके पीछे क्या लगा, फुल स्टॉप। ध्यान से देखो, उस फुल स्टॉप को देखो, उस फुल स्टॉप को ध्यान से देखो, उससे तुम्हें मोहब्बत हो जानी चाहिए, समझ रहे हो ना, इतना प्यार हो जाना चाहिए, तो तुम्हें एंड पंक्चुएशन जो है तुम्हारी सद्बुद्धि के अंदर घुस जाएगा। मेरा चश्मा खो गया है, ठीक है, फुल स्टॉप आ गया, ये उसका हो गया एंड पंक्चुएशन। सेकंड, हैज़ एनीवन सीन माई ग्लासेस, यहाँ लास्ट में क्या आ गया, यहाँ तो ये वो पायरेट्स वाला आ गया, क्वेश्चन मार्क। हाँ, तो ये जो क्वेश्चन मार्क आया है ये है एक एंड पंक्चुएशन जो लास्ट में लगेगा। क्या किसी ने मेरा चश्मा देखा है। थर्ड, दे आर ऑन टॉप ऑफ योर हेड,
अब ये जो लास्ट में ये जो एक आता है, ये क्या चीज़ है, ये क्या डंडा है, ये डंडे के नीचे एक बिंदु, फुल स्टॉप, क्या चीज़ है, ये क्या है, ये इसका भी एक वर्ड है, इसको कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, वह आपके सिर के ऊपर है, दे आर ऑन टॉप ऑफ योर हेड। ठीक है, देखो ये 3 है ना एग्जाम्पल है इसके एंड पंक्चुएशन के। हम पंक्चुएशन के अंदर है और ये पंक्चुएशन के कुछ पार्ट है जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये इसके कुछ एग्जाम्पल हुए हैं। नेक्स्ट है कॉमा। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये है कुछ 5 पार्टों के अंदर डिवाइड है। ठीक है, देयर आर 5 मेन यूज़ ऑफ कॉमास। तो पहला अपन देखते हैं, टू सेट ऑफ अ फ्रेज और क्लॉज बिफोर द सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट से पहले एक फ्रेज या क्लॉज स्थापित करते हैं ना, लिखते हैं, बनाते हैं जब सेंटेंस में, तब वहाँ कॉमा लगता है। एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल अभी आपके सामने फोड़ता हूँ। वाइल शी वॉज कुकिंग कॉमा हर फ्रेंड्स अराइव्ड। ठीक है, वाइल शी वॉज कुकिंग हर फ्रेंड्स अराइव्ड, इसके बीच में क्या आ गया, कॉमा आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, टू सेपरेट आइटम्स इन अ लिस्ट व्हेन नो अदर इंटरनल कॉमास आर यूज्ड। किसी सूची में, ठीक है, किसी भी लिस्ट के अंदर आइटम जो अपन रखते हैं, ग्रोसरी मम्मी भेजती है ना लिस्ट लेकर कि जाके दाल चावल लेकर आ, है ना, तो मतलब तब अपन जाते हैं ना, वैसे ही सूची, लिस्ट। आइटमों को अलग करने के लिए जब किसी इंटरनल कॉमास का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, जब हम कुछ और अलग इंटरनल कॉमास का इस्तेमाल नहीं करते तो ऐसे सेंटेंस के अंदर कॉमास का इस्तेमाल होता है। दे बॉट लैम्प्स कॉमा चेयर्स कॉमा एंड वेस्ट बास्केट्स। इसका थर्ड पॉइंट ये है कि जैसे समटाइम्स द लास्ट कॉमा बिफोर एंड इज़ ओमिटेड, यानी कि जैसे अपन एंड जो आता है किसी सेंटेंस के अंदर, उससे पहले अपन कॉमा लगा के सेंटेंस को ख़त्म करते हैं। कभी कभी लास्ट कॉमा एंड से पहले छोड़ दिया जाता है। दे बॉट लैम्प्स कॉमा चेयर्स एंड वेस्ट बास्केट्स। ठीक है, फोर्थ, टू इंडिकेट इंसर्टेड मटेरियल, जैसे कि हेरोल्ड कॉमा माई बॉस कॉमा गिव मी अ रेज। मतलब इसके अंदर क्या हो रहा है कि वेतन बढ़ाने को बोल रहा है। ठीक है, रोकड़ा बढ़ाओ मेरा, मैं थक गया हूँ काम कर करके। ऐसे ही मेरा मतलब सेंटेंस का मतलब है, हेरोल्ड कोई बॉस है, मेरा रोकड़ा बढ़ाओ, मेरा पैसा बढ़ाओ। ठीक है, ऐसे मतलब एक इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से कॉमा लगाया जाता है। फिफ्थ पॉइंट इसका देखते हैं, टू इंट्रोड्यूस और एंड कोटेशन। देखो कोई कोटेशन होता है ना, उसके अंदर भी किसी तरीके का कोटेशन, उसको हिंदी में बोलते हैं किसी भी तरीके का उद्धरण करके कहते हैं उसको हिंदी में। वैसे जैसे कि अपन ने कोई कोटेशन बोला और बाद में अगेंस्ट उसका क्या मतलब बनता है, उस टाइम अपन कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल के तौर पे, ही सेड कॉमा यू हैव डिजर्व्ड इट। नेक्स्ट उसी में, यू हैव डिजर्व्ड इट कॉमा ही सेड। देखो ये वही है जो अपन पढ़ते थे ना एक्टिव पैसिव के अंदर, बिल्कुल वैसा कॉमा लगा के सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, टू इंट्रोड्यूस और एंड अ कोटेशन, किसी चीज़ का इंट्रोड्यूस करना हो या फिर उसका एंड दिखाना हो तो अपन कॉमा का इस्तेमाल करते हैं, जैसे इसके अंदर किया, ही सेड कॉमा यू हैव डिजर्व्ड इट, यू हैव डिजर्व्ड इट कॉमा ही सेड। ठीक है, सिक्स्थ पॉइंट है इसका, टू सेपरेट इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जॉइन विद अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को अलग करने के लिए जो एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के साथ मिला हुआ होता है, तब अपन कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। आई वॉज ग्रेटफुल कॉमा सो आई सेंड हिम अ बर्थडे गिफ्ट। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं सेमी कॉलन की। देखो ये जो सेमी कॉलन है, इसका डेफिनेशन ये है, यूज अ सेमी कॉलन व्हेन यू लिंक टू रिलेटेड इंडिपेंडेंट क्लॉजेस विद नो कनेक्शन वर्ड्स। एग्जाम्पल के तौर पे देखो इसका मतलब क्या है, वैसे जब आप दो रिलेटेड इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को बिना जोड़ने वाले शब्दों के साथ जोड़ते हो, ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जो हम पढ़ते रहते हैं हमेशा, मैंने पिछली वीडियो में काफ़ी अच्छे से बताया, तो आप देख सकते हो उसमें। तो वहाँ पे जब हम जोड़ते हैं तो अर्ध विराम यानी सेमी कॉलन का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसके दो एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम गोइंग होम
आई इंटेंड टू स्टे देयर। बीच में यहाँ पे सेमी कॉलन आया है, ठीक है। नेक्स्ट पे देखते हैं, इट रेन्ड हैवीली ड्यूरिंग द आफ्टरनून, सेमी कॉलन, वी मैनेज टू हैव आवर पिकनिक एनीवे, ठीक है। आई एम गोइंग होम, सेमी कॉलन, आई इंटेंड टू स्टे देयर, ठीक है। इट रेन हैवीली ड्यूरिंग द आफ्टरनून, सेमी कॉलन, वी मैनेज टू हैव आवर पिकनिक एनीवे, ठीक है। इसके बीच में सेमी कॉलन आया और ये जो अलग अलग हो रहे हैं ये अपने आप में क्या है, एक रिलेटेड इंडिपेंडेंट क्लॉजेस है, जब हमें किसी भी वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते कनेक्शन के लिए, ठीक है, और हमने सेमी कॉलन का इस्तेमाल किया इसको जोड़ने के लिए, ये है इसका, ठीक है। एक और इसका सेंटेंस देख लेते हैं, दे कुड नॉट मेक इट टू द समिट एंड बैक बिफोर डार्क। अब वहाँ पे भी एक सेमी कॉलन हमने लगा दिया, दे डिसाइडेड टू कैंप फॉर द नाइट, ठीक है। दे कुडंट मेक इट टू द समिट एंड बैक बिफोर डार्क, ठीक है। लेकिन यहाँ बीच में क्या है, सेमी कॉलन आया, रिलेटेड क्लॉज है ये, ठीक है। ये आपस में, ये जो दोनों सेंटेंस जो सेमी कॉलन से अलग हो रहे हैं ना, ये आपस में रिलेटेड करते हैं, मतलब रिलेट करते हैं, लेकिन सेमी कॉलन से ये अलग होते हैं, ठीक है। यही है इसका मेन टॉपिक सेमी कॉलन का, टू रिलेटेड क्लॉज के बीच में कबाब की हड्डी बनना, समझे। दे डिसाइडेड टू कैंप फॉर द नाइट, ठीक है। लेकिन इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है भाई साहब, ये तो आपने बताया नहीं। देखो सब बताया मैंने, ठीक है, पिछले वीडियोस में मैंने बहुत भर के बताया, और अभी थोड़ा सा इसके बारे में अपन समझ लेते हैं फिर भी। इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, a clause that can form a complete sentence standing alone, having a subject and a predicate। अरे भाई साहब ये क्या बोल दिया आपने, अरे मतलब समझो इसको, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जो है ये वो क्लॉज है जो एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट के साथ अकेले खड़े होकर एक पूरा वाक्य बनाता है, मतलब पूरा एक सेंटेंस बनाता है, ठीक है। You can also use a semicolon when you join two independent clauses together with one of the following conjugative adverbs, adverbs that join independent clauses. However, moreover, therefore, consequently, otherwise, nevertheless, thus, etc. इसका मतलब क्या हुआ, देखो आप सेमीकोलन का उपयोग इस्तेमाल इसका तब भी कर सकते हो जब आप इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को एक निम्नलिखित जो अभी मैं बताने वाला हूँ उसके कंसेक्यूटिव एडवर्ब्स में से किसी एक के साथ जोड़ते हैं। ऐसे एडवर्ब्स जो इंडिपेंडेंस क्लॉज को, ऐसे एडवर्ब्स जो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ते हैं। हाउएवर हालांकि, मोरेवर इसके अलावा, देयरफॉर इसलिए, कॉन्सिक्वेंटली परिणाम स्वरूप, अदरवाइज अन्यथा, नेवरदलेस फिर भी, दस इस प्रकार आदि। ये क्या है, ये सारे एडवर्ब्स हैं जो इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ जुड़ के एक पूरा सेंटेंस बना सकते हैं सेमीकोलन के बीच में कबाब की हड्डी बन के। उसी सेंटेंस में हम इसको घुसाते हैं, आई एम गोइंग होम सेमीकोलन, मोरेवर आई इंटेंड टू स्टे देयर, इट रेन्ड heavily during the afternoon semicolon, however we managed to have our picnic anyway. They could not make it to the summit and back before dark, therefore they decided to camp for the night. देख लो भाई कैसे इसके बीच में आ गए ये सारे adverbs, moreover, however, therefore। देख रहे हो कैसे बीच में घुस गए, इंडिपेंडेंट क्लॉज के अंदर ये जुड़ते हैं, ठीक है, एडवर्ब्स। तो ये इसके अंदर आ सकते हैं, ठीक है। आप इसको आसानी से समझ सकते हो। बहुत सारे लोगों को ये भी हो सकता है कि ये एक एडवर्ब क्या चीज़ है। देखो एक कंजुगेटिव एडवर्ब जो होते हैं, ठीक है, ये कंजुगेटिव एडवर्ब इज़ अ पार्ट ऑफ स्पीच दैट इज़ एन एडवर्ब बाय डिज़ाइन बट हैज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंजक्शन। समझो इसका मतलब, यानी कि कंजक्टिव एडवर्ब जो होता है वो भाषण का ही एक हिस्सा है, एक डिज़ाइन है उसी का, एक एडवर्ब है, लेकिन इसमें कंजक्शन जो हम डालते हैं ना बीच में किसी सेंटेंस के, उसी का जैसा इसका काम होता है। समझ रहे हो, ये भी बीच में कबाब की हड्डी बन जाता है किसी दो सेंटेंस के बीच में, ठीक है। देखो अब हम पढ़ेंगे कॉलन्स के बारे में, ठीक है। अ कॉलन मीन्स दैट इज़ टू से और हेयर व्हाट आई मीन। कॉलन का अर्थ है कि ये कहना चाहता है, कॉलन्स जो होता है वो भी इंग्लिश का ही एक पार्ट होता है, ठीक है, इंग्लिश के अंदर ही आते हैं, ये भी एक सिम्बल्स है। ये कहना है या मेरा मतलब ये है, कॉलन का मतलब होता है, ठीक है। देख रहे हो, मतलब एक छोटी सी चीज़ का भी ये मतलब हो सकता है, कॉलन्स जो होते हैं इंग्लिश के अंदर।
इसके भी रूल होते हैं मालूम, तो हम उसी रूल्स के बारे में अभी अच्छे से समझेंगे. यूज़ अ कॉलन टू इंट्रोड्यूस एन आइटम और अ सीरीज ऑफ आइटम्स. डू नॉट कैपिटलाइज द फर्स्ट आइटम आफ्टर द कॉलन. किसी भी आइटम या आइटम की मतलब एक पूरी श्रृंखला होती है ना, उसका जब अपन इंट्रोडक्शन देते हैं, परिचय देते हैं, तो कॉलन का उसमें उपयोग करते हैं. ठीक है, कॉलन के बाद पहले आइटम को बड़े अक्षरों में लिखने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती. ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आई वॉन्ट द फॉलोइंग आइटम्स और बीच में आगे कॉलन और फिर बटर कॉमा शुगर एंड फ्लोर. ठीक है, ये आ गया, तो ये कॉलन के बाद आया. ठीक है, तो इस तरीके से इसका एक पूरा मतलब एक लिस्ट अपन बता रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो अपने इसमें यहाँ पे आपने क्या लगाया, कॉलन लगाया. ठीक है, ऐसे इसके बहुत से एक रूल है, वो हम बहुत से जो रूल है उसके बारे में हम कुछ समझेंगे. इसके कुछ इसी में एक और सेंटेंस अपन देख लेते हैं. आई नीड एन असिस्टेंट हु कैन डू द फॉलोइंग. कॉलन आ गया. ठीक है, इसके अंदर बताने की कोशिश किया जा रहा है कि ठीक है कि एक असिस्टेंट चाहिए जो क्या कर सके, इनपुट डाटा कॉमा राइट रिपोर्ट्स कॉमा एंड कंप्लीट टैक्स फॉर्म्स. ठीक है, तो यहाँ कॉलन आ गया और ये मतलब एक पूरी लिस्ट बताने की कोशिश की जा रही है इसके अंदर. ठीक है, आई नीड एन असिस्टेंट हु कैन डू द फॉलोइंग थिंग्स. ठीक है, ये आ गया इनपुट डाटा राइट रिपोर्ट्स ये सब, तो यहाँ कॉलम आ गया ताकि हम एक लिस्ट दिखा सकें. ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, कभी एग्ज़ाम में काम आएगा, कुछ एग्जाम्पल बता रहे होगे लिखने के लिए आएगा तो कॉलम दे के लिख सकते हो. मतलब ये मतलब अच्छे से हम डेप्थ पढ़ रहे हैं इसका, अच्छे से समझ रहे हैं इसको. नेक्स्ट रूल देखते हैं इसका. अ कैपिटल लेटर जनरली डज नॉट इंट्रोड्यूस अ वर्ड फ्रेज और इनकम्प्लीट सेंटेंस फॉलोइंग अ कॉलन. इसका क्या मतलब हो गया, एक बड़े अक्षर में आमतौर पर कॉलन के बाद किसी वर्ड फ्रेज और इनकम्प्लीट सेंटेंस का परिचय नहीं दिया जाता है. ठीक है, जैसे कि ही गॉट what he worked for. अब यहाँ एक आएगा कॉलन अ प्रमोशन. he got what he worked for कॉलन अ प्रमोशन that paid a higher wage. देखो क्या होता है ना, कॉलन के बाद कभी किसी एक ही वर्ड या एक ही फ्रेज का या किसी इनकम्प्लीट सेंटेंस का परिचय नहीं दिया जाता है. ठीक है, एक पूरा कंप्लीट चीज़ होती है उसके पीछे. अ प्रमोशन that paid a higher wage. ठीक है, नेक्स्ट रूल देखते हैं. Avoid using a colon before a list if it directly follows a verb or preposition that would ordinarily need no punctuation in that sentence. देखो इसका क्या मतलब हुआ, किसी सूची से पहले कॉलन का उपयोग करने से बचना चाहिए यदि ये सीधे verb और preposition को एक्सेप्ट करता है. जैसे आमतौर पर अपन सेंटेंस के अंदर विराम चिन्ह की आवश्यकता नहीं पड़ती है. ठीक है, यानी यही कॉलन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यानी कि आपको अवॉइड करना चाहिए कॉलन को बिफोर. अगर आप किसी लिस्ट के बारे में बात कर रहे हो उसमें अगर वर्ब और प्रीपोजिशन है, ठीक है, अगर वो फॉलो कर रहे हैं इन वर्ब और प्रीपोजिशंस को, तो आपको सीधा सीधा लिस्ट लिख देना चाहिए. उसमें आपको कॉलन का मतलब इस्तेमाल नहीं करने की ज़रूरत पड़ती है. एग्जांपल के तौर पे रिकमेंडेड कॉलम आई वांट बटर कॉमा शुगर कॉमा एंड फ्लो. या फिर ऐसे आप लिख सकते हो हियर इज़ व्हाट आई वांट कॉलन बटर शुगर एंड फ्लावर. Recommended I have seen the greats comma including Barrymore comma Genius and Strip. देखो मतलब किसी चीज़ को अगर आप लिस्ट में दिखाना चाहते हो, ठीक है, जैसे ये कॉमा के साथ दिखा रहा है मतलब कंटिन्यू, तो आपको कॉलन का इस्तेमाल करना होता है. लेकिन अगर वहाँ पे प्रीपोजिशन या वर्ब आ रहा है यानी कुछ करने के सेंस में आ रहा है, ठीक है, या फिर कुछ शो कर रहा है किसी के अंदर है या फिर कहीं बाहर है, ऐसा कुछ शो कर रहा है, प्रीपोजिशन और वर्ब आपको पता ही है, मैंने काफ़ी लंबे टाइम से बता रखे हैं पिछले वीडियोस में. अगर ऐसा है उस सेंटेंस के अंदर तो आपको कॉलन जो है वो इस्तेमाल करना नहीं पड़ेगा. ठीक है, कुछ सीधा लिख देना है. ठीक है, इसके अंदर हुआ है कॉलन का इस्तेमाल क्योंकि यहाँ वर्ब और प्रीपोजिशन दूर दूर तक नहीं है. नेक्स्ट रूल देखते हैं. व्हेन listing item one by one per line following a colon, capitalizations and ending punctuation are optional. When using single words or phrases preceded by letters, numbers or bullet points, if each point is a complete sentence, capitalize the first word and end the sentence with appropriate ending punctuation. Otherwise there are no hard and fast rules except be consistent. मतलब देख लो इसका पूरा का पूरा पैराग्राफ छाप रखा है रूल्स का
इसका क्या मतलब है? देखो क्या होता है ना, कभी भी अपन जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ इसका एग्जांपल, आई वांट एन असिस्टेंट हु कैन डू द फॉलोइंग, और ये आ गया इसका कॉलन। अब नीचे 3 पॉइंट इसके आ जाते हैं, असिस्टेंट हु कैन डू द फॉलोइंग थिंग्स, यानी कि इनपुट डाटा, राइट रिपोर्ट्स, कंप्लीट टैक्स फॉर्म्स, ये इसके पॉइंट हो गए, ठीक है। लेकिन इसका रूल्स का क्या मतलब हुआ? देखो जब भी अपन ऐसे पॉइंट बुलेट्स के साथ ऐसे दिखाते हैं ना, ABC ऐसे पार्ट में डिवाइड करके, तो अपने को क्या होता है ना, फर्स्ट लेटर कैपिटल में होना कोई खास ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बाकी क्योंकि ये पूरा नहीं है, एक पूरा का पूरा सेंटेंस नहीं है। अगर ये पूरा का पूरा सेंटेंस होता ना तो अपन इसमें फर्स्ट में अपन लगाते हैं क्या कहते हैं, कैपिटल लेटर, ठीक है। तो ये कॉलम्स का कुछ रूल है। नेक्स्ट देखते हैं, कैपिटलाइज द फर्स्ट वर्ड ऑफ अ कंप्लीट और फुल सेंटेंस कोटेशन दैट फॉलोज अ कॉलन। जो एक पूरा का पूरा कोटेशन होता है ना, और वो अगर पूरा है, कंप्लीट है, तो अपन पहला जो लेटर होता है वो कैपिटल लिखेंगे। द होस्ट मेड एन अनाउंसमेंट, कॉलन, और फिर ये अंडर कॉमा के अंदर आ गया, यू आर ऑल स्टेइंग फॉर डिनर, ठीक है। ये कॉलन के बाद एक कैपिटल लेटर आया क्योंकि ये अपने आप में क्या है, एक पूरा सेंटेंस बता रहा है कॉलन के बाद, ठीक है। नेक्स्ट रूल देखते हैं, कैपिटलाइज द फर्स्ट वर्ड आफ्टर अ कॉलन इफ द इंफॉर्मेशन फॉलोइंग द कॉलन रिक्वायर्स 2 और मोर कंप्लीट सेंटेंसेस। देखो यदि कॉलन के बाद की जानकारी के लिए 2 या 2 से अधिक, मतलब एक कंप्लीट सेंटेंस आता है 2 या 2 से अधिक ज़्यादा, तो कॉलन के बाद पहला जो वर्ड होता है, पहले वर्ड का पहला जो लेटर है वो कैपिटल में होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे डैड गेव अस दीज रूल्स टू लिव बाय, कॉलन, वर्क हार्ड, बी ऑनेस्ट, ऑलवेज शो अप ऑन टाइम, ठीक है। ये हो गया। कॉलन के बाद क्या हो गया, जो पहला वर्ड का जो पहला लेटर है वो कैपिटल हो गया, ठीक है। जब ये 2 या 2 से ज़्यादा होते हैं ना सेंटेंस, तो अपने को कैपिटल में लिखना है कॉलन के बाद। नेक्स्ट रूल देखते हैं, लास्ट रूल है इसका, इफ़ अ कोटेशन contain 2 or more sentences, many writers and editors introduce it with a colon rather than a comma, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, जो कि कोटेशन होता है ना, जिसके अंदर ये वही बात होगी जो अभी अपन सेकंड लास्ट में पढ़ा कि 2 या 2 से ज़्यादा अगर सेंटेंस है और उसको कई सारे राइटर्स जो होते हैं वो कॉलन के साथ ही इंट्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, डैड ऑफन से टू मी, कॉलन, वर्क हार्ड, बी ऑनेस्ट, ऑलवेज शो अप ऑन टाइम, ठीक है। ये हो गया। तो इसके अंदर अपने को क्या है, एक कोटेशन बोल दी, वर्क हार्ड, बी ऑनेस्ट, ऑलवेज शो अप ऑन टाइम ड्यूड, मतलब एक कोटेशन है। तो ये क्या है अपना, कॉलन के बाद आया, ठीक है। क्योंकि ये 2 या 2 से ज़्यादा अपने सेंटेंस आ रहे हैं इसके अंदर, तो इसको ज़्यादातर एडिटर क्या करते हैं, जो राइटर्स होते हैं जो लिखते हैं कॉलन के बाद ही लिखते हैं। देखा हमने कितना डेप्थ पढ़ा, फुल स्टॉप, कॉलन, इन सब के कितने मतलब डेप्थ नॉलेज है इसका, ये पूरा रूल्स बेस है इसके ऊपर। देख रहे हो, आगे और भी आएगा, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं एपोस्ट्रॉफी के बारे में। देखो ये भी इंग्लिश का एक बहुत ही मेन पार्ट है, इसके अंदर कुछ बेसिक्स इसके रूल्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एपोस्ट्रॉफीज कैन बी सीन टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, ठीक है। तो ये मतलब कि अलग अलग तरीके के कार्य करते हुए दिखता है, ठीक है। मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, हम उसके द्वारा, ठीक है, उसके साथ अपन सीखना शुरू करते हैं। शो पोजीशन, ठीक है, अधिकार दिखाना, ठीक है, किसी चीज़ के ऊपर अधिकार दिखाना, तब अपन एपोस्ट्रॉफीज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, डिड यू फाइंड हिज बाइक्स कीज। देखो कैसे बाइक के बीच में बाइक्स, वो जो एस आता है उसके ऊपर क्या है, एपोस्ट्रॉफी, ठीक है। तो ऐसे अपन शो पोजीशन दिखाते हैं, तब अपन इसका इस्तेमाल करते हैं। आर यू द टीचर्स पेट, देख रहे हो क्या लिखा है, आर यू द टीचर्स पेट, टीचर्स का उसके ऊपर एक एपोस्ट्रॉफी आया है, ठीक है। डिड यू फाइंड हिज बाइक्स कीज, आर यू द टीचर्स पेट, ठीक है। तो यहाँ पे 2 जगह आया, ठीक है। जब भी हम कुछ अधिकार दिखाने की कोशिश करते हैं कि जैसे उसने उसकी बाइक की जो कीज़ है, चाबियाँ हैं, उसने ढूंढ ली, वो क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो अपन क्या कर रहे हैं, उसमें एक एपोस्ट्रॉफी लगा रहे हैं, आर यू द टीचर्स पेट, ठीक है। तब हमने उस पर एपोस्ट्रॉफी लगाई। फॉर्म कॉन्ट्रैक्शंस, यानी कि दबाव दिखाना, आई एम विलिंग टू हेल्प यू आउट विथ योर प्रोजेक्ट इफ़ यू विश। देखो इसमें आई एम, ये जो आई है इसके बगल में क्या है, एपोस्ट्रॉफी आया है, ठीक है। किसी एक सेंटेंस के अंदर हम जब पहला इंप्रेशन देते हैं, यानी कि अपने बात को समझाने की कोशिश करने के लिए जब उसमें अपन पहला शब्द का इस्तेमाल करते हैं,
तो अपन ऐसे एपिस्ट्रॉफी लगा के उसको और ज़्यादा क्लियर करते हैं। यदि आप चाहे तो मैं आपकी परियोजना में आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। परियोजना मतलब वही प्रोजेक्ट, ठीक है। आई एम विलिंग टू हेल्प यू आउट विथ योर प्रोजेक्ट इफ यू विश, ठीक है। सेकेंड इसका देखते हैं एग्जाम्पल, शुड नॉट दे बी हियर बाय नाउ, क्या उन्हें अब तक यहाँ नहीं होना चाहिए। देखो, दे शुड नॉट, दे शुडंट ऐसे करके इसको बोला जाता है वैसे, लेकिन इसके अंदर हमने क्या किया, एपिस्ट्रॉफी लगा के अपना मतलब फॉर्म कॉन्ट्रैक्शन किया है। तो पहले वाले में आपने देखा जैसे शो पोजीशन, अधिकार दिखाने के लिए लास्ट में अपन ने उसमें एपिस्ट्रॉफी लगाया था। इसमें फॉर्म कॉन्ट्रैक्शन के टाइम अपन ने क्या किया, फर्स्ट में अपने इंप्रेशन को दिखाने के लिए, दबाव दिखाने के लिए हमने उसमें एपिस्ट्रॉफी लगाया, ठीक है। तो ऐसा होता है, टू इंडिकेट मिसिंग लेटर्स एंड नंबर्स, ठीक है, मतलब दिखाने के लिए कोई मिसिंग लेटर्स या नंबर्स के टाइम। एग्जाम्पल के तौर पे, द किड्स ऑफ द 90s आर डिफरेंट फ्रॉम एवरी अदर जनरेशन। देख रहे हो, 90 के दशक के बच्चे जो हैं हर दूसरी पीढ़ी से अलग थे, ठीक है। मतलब यानी कि वही अदर जनरेशन से अलग थे। 90s में जो होता था वो तो गजब ही होता था, मतलब क्लासिक मूवीज़, 90 के दशक की दुनिया, वहाँ पे क्या था, मतलब वही था, बस ये सोशल मीडिया नहीं था, ये नाच गाना नहीं था, कच्चा बादाम नहीं था, और भी क्या ज़िंदगी थी, वाह। लेकिन छोड़ो, अभी क्या कह सकते हैं यार, चला गया जो चला गया। तो टू इंडिकेट मिसिंग लेटर्स एंड नंबर्स, द किड्स ऑफ द 90s। तो देखो, जब अपन ऐसे नंबर के बारे में बात करते हैं ना, मिसिंग लेटर्स या नंबर्स कुछ दिखाना हो, तब अपन उसमें एपिस्ट्रॉफी लगाते हैं, जैसे सेंटेंस के अंदर लगाया। इसका सेकंड एग्जांपल देखते हैं, फ्रॉम 89, हाँ, और फिर बीच में डैश आया, फिर 93, और यहाँ पे एपिस्ट्रॉफी आया, आई वॉज स्टडिंग इन दिल्ली। तो ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है, फ्रॉम 89 to 93 आई वॉज स्टडिंग इन दिल्ली, मतलब दिल्ली इंग्लिश में ऐसे ही बोलेंगे ना, अपन तो ऐसे ही बोल देते हैं, दिल्ली है भाई, दिल्ली है, और तो जानता नहीं क्या, और दिल्ली है, लेकिन इंग्लिश में इसको ऐसे बोलते हैं, दिल्ली, आई एम फ्रॉम दिल्ली, मतलब ऐसे बोलते हैं, है ना। फ्रॉम 1983 से 1983 तक मैं दिल्ली में पढ़ाई कर रहा था। मैं नहीं कर रहा था, मतलब कोई कर रहा होगा, मैं इतना भी बूढ़ा नहीं हूँ मेरे को इतना भी बूढ़ा मत समझना भाई नहीं, मेरा मतलब उस ज़माने में कोई होगा शायद, तो उस हिसाब से ही सेंटेंस है, ठीक है। तो इसमें एपिस्ट्रॉफी आपने देखा पहले कहाँ लगा, सेकंड में फॉर्म कंट्रैक्शन के टाइम, और अब इंडिकेट नंबर के टाइम। अब नेक्स्ट देखते हैं सी पे, लास्ट इसका, एपिस्ट्रॉफी विथ कंपाउंड नाउन और हाइफेनेटेड नाउन्स टू शो पोजीशन। अब ई कहा आ गया भाई, देखो ये क्या है, माई मदर इन लॉज ब्रदर केम होम टुडे, मतलब क्या है इसका, मतलब मेरी सास का भाई आज घर आया था, ठीक है। माई मदर्स इन लॉज ब्रदर केम होम टुडे, इसका यही मतलब है। जो ये पूरा जो लास्ट का ये जो रूल है, ये बताता ये है, जो अपन कंपाउंड नाउन्स का इस्तेमाल करते हैं या हाइफिनेटेड नाउन्स, तो अपन इस तरीके से इसमें शो पोजीशन, यानी हम ऐसे फर्स्ट में ही ऐसे दिखाने की कोशिश करते हैं एपिस्ट्रॉफी लगा के, ठीक है, उस सेंटेंस के अंदर। जैसे कि इसके अंदर आया मदर इन लॉज, ये अपन को पता चल जाएगा जब आप रूल को ध्यान से समझोगे तो, कि अपने को एपिस्ट्रॉफी कहाँ लगानी पड़ती है। वैसे बहुत सारे लोग समझ जाते हैं इसको, क्योंकि ये बचपन में अपन मदर्स फादर्स करते रहते हैं ना, तो उसमें अपने को ध्यान में आ जाता है। हाइफिनेटेड नाउन्स जो है, ये कंपाउंड नाउन्स, हाइफिनेटेड नाउन्स, ये सब एक ही है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, जो अपने इसके अंदर देखा ना सेंटेंस के अंदर मदर इन लॉ, जो बीच में गैप है, ये हाइफिनेटेड नाउन्स है, ठीक है। तो ये इससे आप जल्दी पहचान सकते हो हाइफिनेटेड नाउन्स को, तब ये अपन लगाते हैं, ठीक है, एपिस्ट्रॉफी। तो ये इसके रूल्स हो गए। अब आगे आएगा वर्ब्स के बारे में, वर्ब्स टेंसेस के अंदर अपन वही वर्ब्स टेंसेस के अंदर यही पढ़ेंगे जो अपन बेसिक पढ़ते रहते हैं, सिंपल टेंस, पास्ट टेंस, लेकिन नहीं, इसके अंदर हम ट्रबल स्पॉट्स, जो ये टॉपिक है उसका मेन फीचर जो है वो यही है कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ सकती है, तो उस हिसाब से आप इसको बेसिक से नहीं बल्कि डेप्थ से पढ़ रहे हो, ठीक है। तो हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। सिंपल टेंसेस, देखो अब आगे यही आएगा, ठीक है। हम सिंपल टेंसेस और टेंसेस के अंदर जो अपन, वैसे तो अपन बेसिक चीज़ें पढ़ते रहते हैं ग्रामर के अंदर, है ना, कई सारी बेसिक चीज़ें, लेकिन ये जो आएगा इसमें आपको टाइम रिलेशन के बारे में समझना है,
सिंपल टेंसेस के अंदर, ठीक है। ये आपके ट्रबल स्पॉट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। The simple tenses refer to a specific time in the past, a repeated action or a general truth in the present, and a specific time in the future. Simple tenses अतीत में एक स्पेसिफिक समय, यानी कि पहले के पास्ट में, ठीक है, स्पेसिफिक समय प्रेजेंट में दोहराई गई कार्रवाई या जनरल ट्रुथ, और फ्यूचर में एक स्पेसिफिक टाइम को संदर्भित करता है, यानी कि पुराने टाइम के बारे में बताना, प्रेजेंट के बारे में बताना और फ्यूचर के बारे में बताना, ये होता है टेंसेस के अंदर, ठीक है। ये तो बेसिक था। अब इसको अपन समझते हैं। टाइम रिलेशनशिप एक्सप्रेस्ड इन सिंपल वे, यानी कि सिंपल टेंस का इस्तेमाल करते हुए पास्ट में अपन क्या लिखते हैं, जैसे कि रोट, प्रेजेंट के अंदर राइट्स या राइट, फ्यूचर के अंदर विल राइट, ठीक है। अब हम इसको सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल करते हैं और टाइम रिलेशन देखते हैं। शी रोट अ स्टोरी यस्टरडे, ठीक है, ये एक आ गया सेंटेंस, उसने कल एक कहानी लिखी थी, ठीक है, ये हो गया। अब ये क्या चीज़ है, कंप्लीटेड इन डेफिनाइट एंड नोन पास्ट टाइम, किसके बारे में बात हो रही है, ये हम बात कर रहे हैं पास्ट के बारे में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लास्ट वीक, अ मंथ अगो, या फिर कहीं 90s की बात हो रही हो, ठीक है। यानी कि इस सेंटेंस से हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ये है मेन चीज़। किसी भी सेंट करता है, मतलब कौन सा रिलेट करता है ये पूरा सेंटेंस, कौन से टाइम पीरियड से, पास्ट, फ्यूचर से या प्रेजेंट से, या फिर इस सेंटेंस में क्या शो हो रहा है, यही मतलब टाइम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, शी राइट्स एवरी डे, वो हर दिन लिखती है। तो इसमें हमने क्या बात करी, एक चीज़ के बारे में बात हो रही है इसके अंदर कि वो लिखती है हर दिन। तो ये क्या है, ये एक रिपीटेड एक्शन है, ठीक है, ये एक हैबिट है जो प्रेजेंट टाइम को दिखा रहा है, ठीक है। वंस अ वीक, वेन एवर शी कैन, या फिर ऑफन, यानी कि मतलब या तो फिर वो अक्सर लिखती है हर दिन, है ना। तो ये बात हो रही है कि वो क्या लिखती है अपने को नहीं पता और अपने को जानना भी नहीं है, ठीक है। लिखती होगी लड़की, कुछ ना कुछ तो लिखती ही होगी, क्या पता क्या लिखती होगी भाई, मेरे को क्या मालूम। लिखती होगी, प्रेम पत्र लिखती होगी, क्या लिखती होगी, या फिर नोट्स लिखती होगी, या तो फिर शायद लिखती होगी, आजकल तो कौन ही लिखता है, और कोई तो टैब से ही भेजता है, मतलब वही मोबाइल से चैट करके तो उसी में लिख के भेजते हैं, तो आजकल कौन लिखता है ऐसे भी। फिर भी शी राइट्स एवरीडे, यूपीएससी की तैयारी कर रही होगी शायद। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। शी राइट्स फॉर लिविंग, ओ भाई इससे तो आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा, वो जीने के लिए लिखती है। ओहो, शी राइट्स फॉर लिविंग, यानी कि वो अपना गुजारा बत्ता चलाने के लिए लिखती है। मतलब ऐसे होते हैं बहुत सारे, अखबारों में भी बहुत सारे ऐसी होती हैं जो महिलाएं लिखती रहती हैं, मतलब बहुत सारे लोग पढ़ते भी नहीं होंगे शायद, लेकिन कुछ लोग होंगे जो पढ़ते होंगे। तो अखबार में भी आता है ना, ये आर्टिकल्स आते होंगे मैगजीन में। मैगजीन तो बहुत महंगे होते हैं भाई, 400-500 रुपए के कौन खरीदता होगा, लेकिन फिर भी चलो भाई अखबार में तो आते हैं, तो अखबार में आते हैं तो फिर उसमें लिखा हुआ कुछ कोई ना कोई तो पढ़ ही लेता होगा। राइट्स फॉर लिविंग, यानी कि जीने के लिए लिखते हैं, यानी उनको कुछ पैसे मिलते होंगे इसलिए लिखते होंगे। तो ये क्या हो गया, एक जनरल ट्रुथ है, ठीक है, एक जनरल ट्रुथ। उस सेंटेंस का मतलब एक मोटो निकल के आ रहा है और वो है जनरल ट्रुथ। शी विल राइट टू यू नेक्स्ट वीक, वो अगले सप्ताह आपको पत्र लिखेगी। देख रहे हो, लड़के खुश हो गए होंगे, और वाह शी विल राइट टू यू नेक्स्ट वीक, वो मुझे लिखने वाली है। अरे नहीं लिखने की भाई, वो अगले सप्ताह आपको पत्र लिखेगी। कौन लिखेगी मुझे नहीं पता, लेकिन लिखने वाली है, वो कुछ भी लिख सकती है। फ्यूचर टाइम, इसमें क्या दिखा रहा है, फ्यूचर टाइम दिखा रहा है, ठीक है। स्टेटमेंट बता रहा है या फिर एक प्रॉमिस बता रहा है इसके अंदर। शी विल राइट टू यू नेक्स्ट वीक, ठीक है, एक स्टेटमेंट है जिसके अंदर एक या एक प्रॉमिस दिखा रहा है, फ्यूचर टाइम दिखा रहा है, प्रॉमिस दिखा रहा है कि वो लिखेगी नेक्स्ट वीक, ठीक है। ये सेंटेंस हो गया, ये टाइम रिलेट हो गया इसका। शी इज गोइंग टू राइट एन आर्टिकल अबाउट चाइल्ड रियरिंग, वो बाल पालन, ये जो चाइल्ड रियरिंग है इसके बारे में एक लेख लिखने जा रही है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, देखो ये फ्यूचर के बारे में बता रहा है, ठीक है, फ्यूचर टाइम बता रही है। ऑलराइट, शी इज गोइंग टू राइट एन आर्टिकल अबाउट चाइल्ड रियरिंग, इसमें विल नहीं आया, समझ रहा हूँ मैं, लेकिन ये जो सेंटेंस है इससे आपको समझ में आएगा क्यों ट्रबल स्पॉट्स की ज़रूरत पड़ती है। जब हम सेंटेंस के अंदर देखते हैं
कहीं पास्ट के बारे में बात करना, तो कहीं जनरल ट्रुथ के बारे में बात करना। ये आपको ऐसे नहीं मतलब पास्ट प्रेजेंट में रोट आता है तो लिख दो और राइट आता है तो ऐसे पता ना, सेंटेंस ही पूरा समझना पड़ेगा। सेंटेंस में बात किस चीज़ को लेके हो रही है, क्या वो फ्यूचर के बारे में बात हो रही है, कोई फ्यूचर प्लान दिखा रहा है, तो ये वही तो है। शी इज़ गोइंग टू राइट एन आर्टिकल अबाउट चिल्ड्रन। अभी लिखा नहीं है, लिखने जा रही है, ठीक है, ऐसे। नेक्स्ट है प्रोग्रेसिव टेंसेस। ये जो प्रोग्रेसिव टेंसेस रेफर टू एन एक्शन दैट इज इन प्रोग्रेसेस at a specific time. The ing form of the main verb occurs with an auxiliary or auxiliaries helping verbs like was and will be. The ing form alone is not a complete verb. Express progressive in progress at a known time, past, present, future. देखो पास्ट के अंदर आता है was were writing और प्रेजेंट के अंदर am is are writing। फ्यूचर में क्या आता है will be writing। ये तो आपको पता होगा, ये बेसिक चीज़ है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के अंदर क्या चीज़ें आएंगी। लेकिन क्योंकि हम ट्रबल स्पॉट्स पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर अपन देखेंगे कि मतलब टाइमिंग का रिलेशन क्या चीज़ होता है, ठीक है। शी वॉज राइटिंग व्हेन आई कॉल्ड हर एट 8 o'clock लास्ट नाइट। वो लिख रही थी जब मैंने कल रात 8 बजे उसे फ़ोन किया। तुम लोग मेरे ऊपर शक मत करने लगना, मैंने उसको फ़ोन नहीं किया, तभी बता रहा हूँ मैं तो। मतलब कि या सेंटेंस में, ठीक है, मैं ऐसे कभी किसी को फ़ोन नहीं करता रात को। हाँ मतलब ऐसे 8 बजे कौन करेगा यार। तो चलो कोई नहीं, कर दिया होगा शायद, तो ठीक है। इस सेंटेंस के अंदर क्या चल रहा है, तो इस सेंटेंस के अंदर क्या है कि देखो शी वॉज राइटिंग व्हेन आई कॉल्ड हर एट 8 o'clock लास्ट नाइट, ठीक है, वो लिख रही थी। तो इसके अंदर अपने को क्या चलता है, एक टाइम के बारे में पता चलता है, ठीक है, एक टाइम जो पास्ट में हुआ है, ठीक है। और मैंने क्या किया, मैंने इंटरप्ट कर दिया, मतलब उसको दखल अंदाजी करी एक तरीके से, और उसके बाद उसने शायद लिखना शुरू कर दिया होगा। मतलब एक सेंटेंस से एक समझ बनती है, ठीक है। शी वॉज राइटिंग व्हेन आई कॉल्ड हर एट 8 o'clock लास्ट नाइट। मैंने पास्ट के बारे में इसमें बात हो रही है कि मैंने उसको कॉल किया था, ठीक है। और उस टाइम वो क्या कर रही थी, कुछ लिख रही थी। क्या लिख रही थी पता नहीं, शायद मेल या फीमेल, मेरा मतलब जीमेल लिख रही होगी, क्या पता व्हाट्सएप लिख रही होगी, जो भी लिख रही होगी, या यूपीएससी की तैयारी कर रही होगी, कुछ भी लिख रही होगी, आई डोंट नो, लेकिन वो लिख रही थी, ठीक है। तो इस सेंटेंस का मतलब हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, शी वॉज राइटिंग ऑल डे यस्टरडे। वह कल पूरे दिन लिख रही थी। ओले कितना लिखती है ये औरत, मेरा मतलब सॉरी एक सेकंड, मतलब कि कुछ तो लिख रही थी ये, ठीक है। हैपनिंग कंटिन्यूसली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट। देखो ये जो सेंटेंस है इसके बारे में यही बनता है सेंस कि वो कुछ लिख रही थी। राइटिंग ऑल डे यस्टरडे, वो कल कुछ लिख रही थी, पूरे दिन लिख रही थी। लेकिन अपने को इसमें क्या पता चलता है, क्या सेंस होता है, पिछले पिछले मतलब पास्ट के बारे में, है ना, लेकिन लंबे टाइम तक लिख रही थी, ठीक है। तो इससे हमारे को ये सेंस पता चलता है, लंबे टाइम तक, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन पास्ट में, ठीक है। इसका यही मतलब है, अपने को सेंटेंस से एक समझ बनानी है कि भाई पास्ट में बात हो रही है और कुछ उसमें एक सेंस बन रहा है, ठीक है। शी इज राइटिंग एट दिस मोमेंट, वो इस वक्त लिख रही है, ठीक है। मतलब क्या इसमें अपने को क्या पता चल रहा, इस वक्त प्रेजेंट, ठीक है। नाउ, राइट नाउ, यानी कि मतलब एकदम अभी के बारे में बात हो रही है कि अभी कुछ लिख रही है। शी इज राइटिंग एट दिस मोमेंट। नेक्स्ट देखते हैं, शी विल बी राइटिंग व्हेन यू कॉल हर एट 8 o'clock टुनाइट। जब आप उसे आज रात 8 बजे कॉल कर रहे थे तो वो क्या कर रही थी, लिख रही थी। क्या कर रही थी, लिख रही थी देवी और सज्जनों। मतलब अब कब की बात हो रही है, ये फ्यूचर की, ठीक है। शी विल बी राइटिंग व्हेन यू कॉल हर एट, जब आप उसे आज रात 8 बजे कॉल करेंगे तो वो लिख रही होगी, ठीक है। ये मतलब अपने को पता चल गया, लेकिन ये फ्यूचर के बारे में है कि शायद वो लिख रही होगी। तो ये सेंटेंस जो है क्या सेंस बना रहा है, फ्यूचर का सेंस बना रहा है, ठीक है। तो यही अपने को इसके अंदर समझना था प्रोग्रेसिव टेंसेस के अंदर। परफेक्ट टेंसेस, the perfect tenses indicate that an action has been completed or perfected before known time or event. They are formed with the participle form of the main verb, often called the past participle, even though it does not always indicate past time. समझ रहे हो, परफेक्ट टेंस किसको कहते हैं। द परफेक्ट टेंसेस ये दर्शाता है कि कोई कार्य किसी नोन टाइम, यानी कि किसी भी टाइम या उससे पहले पूरा हो जाता है, ठीक है। उसमें मेन वर्ब या पार्टिसिपल फॉर्म के साथ ये एक सेंटेंस बनाता है। हालांकि इसको ज़्यादातर
पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर टाइम क्या होता है ना, पास्ट को डायरेक्ट नहीं करता, ठीक है, मतलब पास्ट सेंस में नहीं बात होती है। जैसे कि इसके अंदर एक सेंटेंस है, शी हैड ऑलरेडी रिटन वन स्टोरी व्हेन शी वेंट टू हाई स्कूल। देखो इस सेंटेंस के अंदर क्या पता चला, अपने को पता चला इसके अंदर दो चीज़ें पता चली, ठीक है। सबसे पहला तो कि उसने कहानी लिखी, ठीक है, यानी कि शी रिटन वन स्टोरी ऑलरेडी, ठीक है, शी हैड ऑलरेडी रिटन वन स्टोरी व्हेन शी वेंट टू हाई स्कूल, ठीक है। पास्ट सेंस को इंडिकेट कर रहा है, लेकिन ये पास्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन मतलब कि इसका जो सेंस है वो ये बनता है कि शी रोट द स्टोरी व्हेन शी वाज, लगभग वो होगी 12-13 के आसपास। फिर उसने स्टार्टेड हाई स्कूल, जब उसने हाई स्कूल किया, शी वेंट टू हाई स्कूल, ठीक है, तो वो लगभग होगी 14 साल के आसपास की, ठीक है। तो मतलब उसने कहानी लिखी और उसके बाद वो कहाँ गई, स्कूल, ठीक है, शी वेंट टू हाई स्कूल। तो ये इसका एक सेंस बनता है कि ये जो परफेक्ट टेंस है ये काफ़ी हद तक पास्ट का बिछड़ा भाई है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, शी हैज़ ऑलरेडी जस्ट रिटन 2 स्टोरीज, ठीक है। एक्टिविटी जो है ये वर्तमान में कुछ हुई है, ठीक है, लेकिन इसने क्या है, लिख चुकी है ये, लेकिन ये अपने को नहीं पता है कि उसने लिखा कब है, पास्ट में ही लिखा है उसने, लेकिन उसने क्या लिखा है, 2 स्टोरी लिखी। देखो इसका क्या है कि उसने लिखी है 2 स्टोरीज, ठीक है, पास्ट में, लेकिन उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, प्रेजेंट में। शी हैज़ ऑलरेडी जस्ट रिटन 2 स्टोरीज, उसने लिख दिया है वो, ठीक है, पहले ही। शी विल ऑलरेडी हैव रिटन 3 स्टोरीज व्हेन शी ग्रेजुएट फ्रॉम हाई स्कूल नेक्स्ट ईयर। देखो कितनी कहानियाँ लिख रही है ये महिला, 2 भविष्य की घटनाओं को संकेत किया गया है इसके अंदर, ठीक है, 2 फ्यूचर इंडिकेट्स है इसके अंदर। एक एक्टिविटी फ्यूचर का है, शी विल ऑलरेडी हैव रिटन 3 स्टोरी व्हेन शी ग्रेजुएट फ्रॉम हाई स्कूल नेक्स्ट ईयर, यानी कि इसका क्या सेंस बनता है, पहले तो वो कहानियाँ लिखेगी, ठीक है, फिर वो ग्रेजुएट होगी, ठीक है। परफेक्ट टेंस यही चीज़ होती है, ये पास्ट का एक तरीके का भाई है, समझो। तो ये था इसके अंदर, शी हैड ऑलरेडी रिटन 1 स्टोरी व्हेन शी वेंट टू हाई स्कूल, शी हैज़ ऑलरेडी जस्ट रिटन 2 स्टोरीज, शी विल ऑलरेडी हैव रिटन 3 स्टोरीज व्हेन शी ग्रेजुएट फ्रॉम हाई स्कूल नेक्स्ट ईयर। ये था इसके अंदर, टाइम का सेंस अपने को पता करना होता है इसके अंदर। परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंसेस, देखो these tenses are used to express how long an actions or event continues and when it ends. Both the length of actions and the time of its ending are stated or implied. Time expressions with since and for are frequently found with these tenses. The ing form of the main verb is used. देखो क्या होता है ना इसके अंदर, अगर साधारण शब्दों में समझो तो अपने को क्या है कि अपने को एक सेंटेंस के अंदर कोई एक्शन के बारे में, ठीक है, जो पास्ट में हो चुका है और मतलब अभी कंटिन्यू तो है लेकिन वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है, यानी कि जो हुआ था पहले उसका एक एंड, ठीक है, उस सेंटेंस के अंदर अपने को मतलब एक सेंस हो जाएगा अपने को, ठीक है, उसके अंदर एक सेंटेंस के अंदर मतलब एक तरीके से आप देखोगे तो हम इसके अंदर टाइम को सेंस करेंगे कि क्या है वो सेंटेंस का एक्सप्रेशन, ठीक है। क्योंकि क्या है ना कि इसके अंदर अपन जब भी अपन टाइम रिलेशन के बारे में बात करेंगे तो मेन वर्ब जो आईएनजी है वो इस्तेमाल होता रहेगा, ठीक है। जैसे कि पास्ट में होगा हैड बिन राइटिंग, प्रेजेंट के अंदर होगा हैज़ या हैव बिन राइटिंग, फ्यूचर के अंदर होगा विल हैव बिन राइटिंग, ऐसी चीज़ें, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे शी हैड बिन राइटिंग फॉर 4 hours बिफोर ऑल द लाइट वेंट आउट। देखो इसके अंदर क्या है, वो लिख रही थी कब से, 4 घंटे से, जब तक कि लाइट नहीं चली गई, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हुआ, एक पूरा एक टाइम दिखाया गया है, ठीक है, पूरा एक लेंथ ऑफ टाइम दिखाया गया है और वो भी पास्ट के बारे में बात करते हुए। और इसके अंदर मेन वर्ब क्या है, जोड़ा गया था आईएनजी, ठीक है, हैड बीन। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, शी हैज़ बिन राइटिंग अ नोवेल सिंस 1987। ओले 1987 से लिख रही है भाई, वो भी नोवेल लिख रही है, ये लड़की तो बहुत लिखती है भाई। नहीं मेरा मतलब देखो जैसे कि इसके अंदर क्या है, एक टाइम के बारे में बात हो रही है कि हाँ भाई पिछले कुछ साल में मतलब 1987 से लिख रही है कुछ, लेकिन वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, वो तो अभी भी बाकी है और क्या पता वो शायद आगे भी लिखना जारी रखे, है ना, समाप्त नहीं हुआ है। लेकिन अपने को क्या पता चला इसके अंदर, एक टाइम के बारे में, वो भी पास्ट के बारे में, ठीक है, लेकिन प्रेजेंट में उसको होना है, मतलब कंप्लीट नहीं हुआ है, वो अभी भी लिख ही रही है,
ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, प्रेजेंट, हैज़ हैव बीन राइटिंग, ठीक है, हैज़ बीन राइटिंग. She will have been writing for 6 hours by the time the party starts at 8 o'clock tonight. देखो इसके अंदर क्या है, मतलब वो लिखती रहेगी, ठीक है, जब तक कि 8 बज के, मतलब 8 ना बज जाए जब तक रात के, ठीक है. तो इसके अंदर अपने को फ्यूचर के बारे में पता चल रहा है, ठीक है, कि वो अभी लिखना अभी उसने शुरू नहीं किया है, लेकिन वो स्टार्ट कर देगी, ठीक है, 8 बजे से पहले तक, ठीक है, और तब तक वो अपना काम कर देगी. तो ये अपने को फ्यूचर का इंडिकेट कर रहा है. विल हैव बीन राइटिंग, ठीक है, शी विल हैव बीन राइटिंग फॉर 6 hours बाय द टाइम द पार्टी स्टार्ट्स एट 8 o'clock tonight. तो ये अपने को क्या पता चला इसके अंदर, टेंसेस का. तो यही थे परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंसेस, जिसके अंदर अपने को प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट के बारे में पता चला कि कैसे उसको टाइम को रिलेट करना है सेंटेंस के अंदर. अब वैसे तो अपने को पहचानने होते हैं और बहुत ही रेयर केसेस में अपने को बनाने होते हैं सेंटेंस, ठीक है, एग्जाम में ज़्यादातर पहचानने के लिए आते हैं. ऑलराइट, अब आगे बात करने जा रहे हैं कंसिस्टेंसी ऑफ टेंसेस के अंदर. ये अपने आप में इसका एंड है, लेकिन पूरा मतलब चैप्टर का नहीं है. मतलब जो हम पढ़ रहे थे ना परफेक्ट का, इन सब के बारे में हम एक टाइम रिलेशनशिप पढ़ रहे थे. अब consistency of tenses is important. Usually the verb tenses or writer uses in a phrase will fit consistently into one of two time clusters, past or present, future. The table below summarizes the four tense time relationship and divides them into two time clusters of verb forms that can occur in a piece of writing with no switch in time reference. देखो अब इसको साधारण शब्दों में समझो तो अपने को क्या है, एक क्लस्टर के बारे में समझना है. टाइम रिलेशनशिप जो हमने अभी तक इसके अंदर देखा, ये तो मतलब बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्लियर होता है कि हाँ भाई अपने को तो पास्ट प्रोग्रेसिव ये तो पसंद है, ये तो अपने को पता भी है. लेकिन मेन चीज़ ये नहीं है. अपने को क्या करना है, टाइम रिलेशनशिप पढ़ना है इसके बीच में, कि कब किस टाइम पे क्या चीज़ कही गई है. जो आपके सामने सेंटेंस आएगा उसको लिखना पढ़ना, ये एक ट्रबल स्पॉट्स का मेन चीज़ है, ठीक है. टेंस टाइम रिलेशनशिप्स जैसे कि टाइम रिलेशन, सिंपल, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट, प्रोग्रेसिव, ये हमने पढ़े, ठीक है. अब पास्ट क्लस्टर और प्रेजेंट फ्यूचर क्लस्टर इसके अंदर के एक पार्ट होते हैं, ठीक है, जिसमें हम ये चीज़ समझते हैं कि किसी भी सेंटेंस के अंदर अपन टाइम को कैसे जज करें, ठीक है. ये सही चीज़ है, ठीक है, ये एक सही वर्ड है, जज कैसे करें कि हाँ भाई ये सेंटेंस इस टाइम के फ्रेम में कहा गया है. देखो ये अपन बहुत आसानी से समझ सकते हैं. पहले ये टेबल देख लेते हैं, सिंपल, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट प्रोग्रेसिव का. wrote, were writing, had writing, had been writing, और ये जो भी है बगल में प्रेजेंट फ्यूचर क्लस्टर का विल बी राइटिंग. देखो ये सब चीज़ें ज़्यादातर हम पास्ट क्लस्टर और प्रेजेंट फ्यूचर क्लस्टर में अपन पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है. और प्रेजेंट फ्यूचर के अंदर हम वर्तमान में जो बात कर रहे हैं उससे रिलेटेड चीज़ें फ्यूचर में जो करने जा रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है. लेकिन इसको अपन थोड़ा मतलब अच्छे से समझेंगे, ठीक है. इसलिए मैं कुछ आपके लिए बढ़िया वीडियोस लाया हूँ, ठीक है, उससे अपन अच्छे से और समझेंगे. What happened after you argued with your wife? She packed a bag. She packed a bag to go and stay with Mr. Quentin. I once saw him kill 3 men in a bar with a pencil. जैसे कि आपने 2 वीडियोस देखे अभी, तो पहले वाले में एक आदमी जो है वो कन्फेस कर रहा है, ठीक है, प्रेजेंट में रह के पुरानी मेमोरी को रिकॉल कर रहा है, याद कर रहा है, ठीक है, और बता रहा है कि कैसे उसकी बीवी ने उसको धोखा दे दिया था. वहीं दूसरी वीडियो के अंदर एक आदमी जो है किसी को बता रहा है कि वो एक आदमी को जानता है जिसने क्या किया था, एक पेंसिल से किसी को मार दिया था, ठीक है. लेकिन ये दोनों में क्या हुआ, दोनों में ये लोग प्रेजेंट में रह के पुरानी चीज़ों को याद करके बता रहे हैं, ठीक है. अभी तो ये प्रेजेंट में है, ठीक है, अभी मतलब वर्तमान में बात कर रहा है पास्ट के बारे में. पास्ट क्लस्टर की चीज़ ही ऐसी होती है कि आप पुरानी मेमोरीज जैसी चीज़ें होती है ना, कि हम किया था, वैसे करते थे या किसी ने कुछ किया था, उस हिसाब से हम पास्ट क्लस्टर का इस्तेमाल करते हैं. मतलब एक तरीके से पास्ट टेंस ही बोलो, लेकिन एक पूरे सेंटेंस में कंटिन्यू उसका इस्तेमाल होना चाहिए. ये नहीं कि भाई एक फुल स्टॉप लगा के भाई आई वॉज रीडिंग, ऐसा नहीं, आई वॉज डांसिंग, नो, उस तरीके का नहीं. मतलब एक पूरा एक डायलॉग, मतलब ठीक है, उसके अंदर एक कंटिन्यू एक फ्रेम एक तरीके से मतलब रुका नहीं है, एक पूरा डायलॉग
चला है, ठीक है, और ये पूरा एक पास्ट टेंस में एक चला है, ठीक है। ये होता है प्रेजेंट फ्यूचर क्लस्टर, एक ऐसी चीज़ जिसके अंदर अपन वर्तमान जैसी चीज़ों के बारे में फ्यूचर के लिए बात करते हैं, ठीक है। अब इसको कैसे समझे, मैं आपको देता हूँ एक वीडियो, उससे आप बहुत बढ़िया तरीके से समझोगे। Biggest crowd of the week. Hey, you know what I was thinking about? New stunt. Put us over the top. Be a jump. Me on one side, you on the other, instead of the cars or the ring of fire. A helicopter. Yeah, that'd be pretty cool, don't you think? Right then. I confess. It is my intention to commandeer one of these ships, pick up a crew and Tortuga, raid, pillage, plunder, and otherwise pilfer my Weasley black guts out. I said no lies. पहले वाले सीन में वो फ्यूचर में करने वाली चीज़ के बारे में बात करता है, ठीक है, प्रेजेंट में रह के, कि वो आने वाले टाइम में एक स्टंट करेगा जो हेलीकॉप्टर के ऊपर से होगा, ठीक है, इस तरीके का एक स्टंट करेगा, वो बताता है, प्रेजेंट में रह के फ्यूचर के बारे में बताता है। वहीं दूसरे में ये जो एक आदमी है ये बताता है कि ये शिप को, यानी कि ये जो कश्ती है जिसमें वो खड़ा है, वो लेके वो जाएगा और कहीं पे डाका वगैरह डालेगा और लूट पाट करेगा, मतलब इस तरीके का। लेकिन है वो अभी यहाँ प्रेजेंट में, लेकिन अपना इंटेंशन क्या बता रहा है कि वो क्या करने वाला है, ठीक है। तो ये जो इसके अंदर क्लस्टर्स हैं, ये जो प्रेजेंट पास्ट क्लस्टर्स हैं, इसका यही मतलब है, इसका आप इंटेंशन समझिए, यही होता है, ठीक है। इसके अंदर भले ही आपको ये विल भी, शैल भी, ये सब नहीं आया हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो आप ऐसे भी बना ही सकते हो, लेकिन इसका जो मतलब है, एक कंसिस्टेंसी जो एक होती है कि आप किसी सिचुएशन में रह के आने वाले कल या हुए हुई चीज़ों के बारे में बात करते हो, ठीक है। तो उस कंसिस्टेंसी की हमने बात की इसमें। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के अंदर अपन सिंगुलर और प्लूरल जैसे रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे एक सेंटेंस के अंदर, ठीक है। जैसे कि डिटरमाइनिंग सिंगुलर और प्लूरल ending can be confusing because an s ending on a noun indicates plural, they form, whereas an s ending on a verb indicates singular, the, he, she, it form। देखो क्या चीज़ है ये जो नौटंकी है, मेरा मतलब एग्रीमेंट का जो ये जो नौटंकी चलता है ट्रबल स्पॉट्स के अंदर, अपने को क्या करना होता है ना, पता करना होता है कि एक सेंटेंस के अंदर वर्ब का क्या चल रहा है। जैसे कि अपन कभी भी सिंगुलर और प्लूरल जैसी चीज़ें पढ़ते हैं किसी सेंटेंस के अंदर, तो ज़्यादातर टाइम अपन क्या होता है ना, थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। लेकिन अपने को कंफ्यूज नहीं होना होता है, एस कहाँ लगना है, कब वो प्लूरल होगा, कौन सा वर्ब सिंगुलर होगा, इसको लेके, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड ये चीज़ है। सेंटेंस से अपन समझते हैं, द डॉग बार्क्स एवरी नाइट, ठीक है। एक और सेंटेंस देता हूँ, द डॉग्स बार्क एवरी नाइट। अब इसके अंदर क्या है, देखो फर्स्ट में क्या है, द डॉग बार्क्स एवरी नाइट, ठीक है। डॉग जो है वो एक के बारे में बात हो रही है, ठीक है, ज़्यादा के बारे में नहीं बात हो रही है। सो द वर्ब इज सिंगुलर, तो यहाँ पे क्या है, वर्ब जो क्या है, एक सिंगुलर है, ठीक है, बार्क्स। द डॉग्स बार्क एवरी नाइट जो सेकंड है, उसके अंदर डॉग्स जो है वो ज़्यादा के बारे में बात हो रही है, ठीक है, बहुत सारे डॉग्स के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या आएगा, जो वर्ब आया है बार्क, ठीक है, BAR की बार्क, जो ये आया है ये क्या है, ये वर्ब जो है ये प्लूरल है, ठीक है। तो हम इसी से रिलेटेड पढ़ेंगे। हाँ ये चीज़ थोड़ी बहुत कंफ्यूजिंग होती है, माथा पच्ची वाली होती है, ये पढ़ने के बाद दिमाग थोड़ा गोबर टाइप हो जाता है, लेकिन मेरा मतलब इतना भी नहीं होगा, वैसे समझ में आ जाए। देखो एग्रीमेंट इन नंबर occur with verbs used with auxiliaries in the present simple tense and with the following auxiliaries: am, is, are, was, were, do, does, has, have। देखो ये चीज़ है, ये जो एक तरीके का अपने को समझाने की कोशिश कर रहा है कि ज़्यादातर अपने सेंटेंस के अंदर ना एग्रीमेंट जो होते हैं उसमें अपन एक वर्ब ज़्यादा क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं, नंबर्स ऑकर्स, यानी कि जब अपन प्लूरल लगा के किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा बात करने की कोशिश करते हैं ना, उसके बारे में बात हो रही है, जिसमें हम ऑक्सिलरीज का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जैसे कि एम, इज, आर, ये सब जो इसमें है हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। उस टाइम अपन ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात करते हैं, जैसे कि मतलब किसी भी चीज़ के बारे में, जैसे कि विदाउट ऑक्सिलरीज जब अपन प्रेजेंट सिंपल में इस्तेमाल करते हैं, शी सिंग्स, ठीक है, दे सिंग, ऐसी चीज़ें आती है। तो शी तो अपना हाँ वही हो गया, एक सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाता है, और जो सिंग्स होता है वो एक सिंगुलर वर्ब हो जाता है, बिल्कुल वैसी चीज़ें। अभी अपन कुछ सेंटेंस से इसको समझते हैं। द रिवर वॉज थॉइंग
नदी जो है वो पिघल रही थी, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, वर्स तो एक ऑक्सिलरी वर्ब आ गया, ठीक है, और जो थ्रोइंग है वो एक मेन वर्ब हो गया। सब्जेक्ट क्या हो गया, रिवर, जो एक सिंगुलर है, और वर्ब क्या हो गया, वर्स, जो इसके साथ एग्री कर रहा है। थ्रोइंग इज प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है, वो एक फॉर्म है वर्ब थ्रो का, और वो एक एक्शन को बता रहा है कि जो एक एक्शन जो था वो हुआ था पास्ट में, द रिवर वॉज थ्रोइंग, ठीक है। तो ये है इसके अंदर। जैसे कि इसी के अंदर एक नेक्स्ट सेंटेंस अपन देखते हैं, ही ईट्स ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग, वो हर सुबह नाश्ता करता है, ठीक है, हम सब भी करते हैं लेकिन वो भी करता है, वो कौन वो पता नहीं हमारे को, लेकिन करता है, ठीक है। अब इसके अंदर ईट्स जो हो गया वो एक मेन वर्ब हो गया, ठीक है, जो एक बिना ऑक्सिलरी के इस प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर आया है, ठीक है। ही ईट्स ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग, ठीक है, लेकिन इसके अंदर कोई ऑक्सिलरी नहीं है, ठीक है, लेकिन एक प्रेजेंट सिंपल टेंस का एक पार्ट है पूरा एक सेंटेंस, ठीक है। तो इस तरीके से विदाउट ऑक्सिलरी भी हमने इसके अंदर इस्तेमाल किया, जैसे कि उस रूल के ऊपर जो हमारे ऊपर, हाँ मतलब इसके ऊपर जो मैंने बात करी थी, ठीक है, अभी अभी जो बात करी थी ना, जो ऑक्सिलरीज था, विदाउट उसके भी अपन कैसे इस्तेमाल करते हैं उसको लेके है ये। दोज पीपल डोंट वर्क हेयर एनीमोर, वो लोग अब यहाँ काम नहीं करते। कौन लोग, अपने को पता नहीं, लेकिन ये सेंटेंस है, ठीक है। अब इसके अंदर ये जो सेंटेंस है, दोज पीपल डोंट वर्क हेयर एनीमोर, मतलब जो ये एक सेंटेंस है, ठीक है, इसके अंदर जो ऑक्सिलरी वर्ब आया वो आया डोंट, ठीक है। ये जो डोंट है ये कॉन्ट्रैक्शन है डू नॉट का, ठीक है। ये एक फंक्शन है जो एक नेगेटिव ऑक्सिलरी वर्ब हम इसको कहते हैं, और ये एक प्रेजेंट टेंस के अंदर आया है, ठीक है। दोज पीपल डोंट वर्क हेयर एनीमोर, ऑक्सिलरी वर्ब का प्रेजेंट टेंस के साथ खिचड़ी बना के मैंने आपको परोस के दिया, देखो ऐसे होता है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द डॉग्स बार्क लाउडली एट नाइट, रात में कुत्ते जोर जोर से भौंकते हैं, भाऊ 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 भाऊ, शोर कर करके परेशान कर देते हैं, बीच में उठा देते हैं रात को, बोलो मन करता पत्थर मारूं एक, लेकिन बाद में डॉग्स लवर्स मुहिम छेड़ देंगे, वो एक अलग चीज हो जाएगी, लेकिन छोड़ो क्या करते हैं। द डॉग्स बार्क लाउडली एट नाइट, ठीक है। इस सेंटेंस के अंदर बार्क जो है एक मेन वर्ब आ गया, ठीक है, जो एक बिना किसी ऑक्सिलरी के इस सेंटेंस के अंदर है, और ये सेंटेंस क्या है, एक प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ठीक है। यही है इस पूरे रूल के अंदर, यही था, ऑक्सिलरी एक प्रेजेंट टेंस के अंदर इस्तेमाल किया और बिना एक ऑक्सिलरी के हमने एक सेंटेंस का इस्तेमाल किया, ठीक है। अब इसी के अंदर अपन एक और चीज देखते हैं। ऑक्सिलरीज लाइक विल, वुड, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट एंड मस्ट डू नॉट चेंज. In addition, they are always whatever the subject followed by the simple form of the verb. देखो अब ये क्या नौटंकी है, मेरा मतलब ये भी एक रूल ही है, ठीक है, इसको भी अपन समझेंगे बड़े प्यार से। देखो विल, वुड, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट और ये मस्ट जो है ये कभी नहीं बदलती एक सेंटेंस के अंदर अगर आती है तो, चाहे कैसे भी सब्जेक्ट हो, ठीक है। ये एक सिंपल वर्ब के फॉर्म में यूज करते हैं इसको सेंटेंस के अंदर, ठीक है, एक पूरे सेंटेंस के अंदर। इसको और अच्छे से समझें तो अपन कुछ एग्जांपल लेकर आते हैं इसमें। तो जैसे कि द रिवर माइट फ्रीज, नदी जम सकती है, ठीक है, अभी जमी नहीं है, जमेगी तो अपन आइसक्रीम बना के खा लेंगे, ठीक है, मेरा मतलब अभी तो नहीं जमी है। तो द रिवर माइट फ्रीज जो है ये क्या है, माइट जो है वो एक ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है, जो क्या दिखा रहा है, ये जो माइट जो है ये हमेशा पॉसिबिलिटी और अनसर्टेनिटी को दिखाता है, ठीक है, और एक सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ब को लेके चल रहा है, कौन सा है, फ्रीज, ठीक है, क्या, फ्रीज, चीज नहीं, फ्रीज, समझा। द स्ट्रीम्स विल प्रोबेबली फ्रीज टू, संभवतः धाराएं भी जम जाएंगी। स्ट्रीम्स जो होता है ना, स्ट्रीम वो एक मतलब एक धारा होती है, मतलब यानी कि एक नदी की एक धारा, उसी को अपन स्ट्रीम्स कहते हैं। तो इसके अंदर विल एक ऑक्सिलरी वर्ब आ गया, ठीक है, जो एक फ्यूचर टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक ये जो प्रोबेबली आया है ये क्या है, प्रोबेबली ये तो आप समझ ही सकते हो एडवर्ब है, ठीक है, ये इंडिकेट कर रहा है इसमें। और ये जो दोनों है किसको फॉलो कर रहे हैं, सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ब, कौन सा, फ्रीज, जो अभी हमने ऊपर देखा, ठीक है। और नीचे एक और सेंटेंस देखते हैं, शी शुड स्टडी मोर इफ शी वांट्स टू पास द एग्जाम, अगर वो परीक्षा में पास होना चाहती है, उत्तीर्ण होना चाहती है, तो उसे अधिक से अधिक क्या करना पड़ेगा,
पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, अध्ययन करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो वो फेल हो जाएगी और फिर बोलेगी मैं तो अपना हक मांग रही थी, मैं तो अपना हक चाहती हूँ, मैं तो इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ और मुझे पढ़ना नहीं दिया गया, इसलिए उसको पढ़ने दो, ठीक है, कल को चिल्लाने ना लगे। तो फिर शुड, ये ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, ठीक है, जो क्या दिखा रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है रिकमेंडेशन और एडवाइस को, ठीक है, और ये किस सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ब को लेके चला है, स्टडी, स्टडी, ठीक है, सिंपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। नेक्स्ट देखते हैं, वी माइट गो टू द बीच टुमारो इफ द वेदर इज नाइस। अगर मौसम अच्छा रहा तो हम कल कहाँ जाएंगे, समुद्र के पास जाएंगे, ठीक है, मतलब वही, मतलब समुद्र तट के पास जाएंगे, मतलब वो एक जो बीच का जो किनारा होता है ना, उसको कहते हैं समुद्र तट, ठीक है, वहाँ जा सकते हैं अगर कल मौसम साफ रहा तो, अच्छा रहा तो इसके अंदर क्या आ गया, इसके अंदर जो माइट है ये ऑक्सिलरी वर्ब है जो आपने स्टार्ट में देखा, और ये पॉसिबिलिटी और किसको करता है, अनसर्टेनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। ओह, मैं तो हिंदी भी इंग्लिश में बोलने लगा, कर रहा है बोल रहा हूँ, अरे कर रहा है, थोड़ी अजीब हो गया ऐसा, थोड़ा कोई बात नहीं। एंड इट इज फॉलोड बाय द सिंपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, कौन सा, गो, ठीक है, सिंपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। नेक्स्ट देखते हैं, इफ आई वॉन्ट द लॉटरी आई वुड बाय हाउस बाय द बीच। ओहो भाई, ये अगर लॉटरी जीत गया, ठीक है, तो ये क्या लेगा, समुद्र के तट के किनारे एक घर लेगा, ठीक है, यानी कि खरीदेगा। वुड इज द ऑक्सिलरी वर्ब जो इसके अंदर आया है, ठीक है, ये कंडीशनल एक्शन दिखा रहा है जो एक सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ब बाय को लेके चल रहा है, ठीक है। अगर उसने लॉटरी जीत गया, अगर वो जीत गया तो क्या खरीदेगा, एक घर खरीदेगा समुद्र के किनारे, ठीक है, और मजे से ठंडे ठंडे हवा खाएगा, मजे से जिंदगी जिएगा और बस मजा ही करेगा, बस हम ही लोग पढ़ाते रहेंगे, मेरा मतलब मजे करेगा, चलो कोई भी कुछ भी हो जाए वो तो मजा करेगा ही, चलो ठीक है। तो ये सारे सेंटेंस हो गए, ठीक है। इसी के अंदर एक और रूल अपन पढ़ेंगे, सब्जेक्ट विथ सिंगुलर वर्ब्स। सम वर्ड्स that regularly require a single verb are troublesome to second language students. Each, every, everyone, everybody, someone, somebody, anyone, anybody, no one, nobody, and something in addition. The following words are singular. ing forms some nouns ending in s, such as news, physics, missiles, politics, and series, and subject clause beginning with what. देखो कुछ तो समझ में आया, अरे नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम बैठे समझा देंगे। देखो इसको सिंपल वे में समझते हैं, ये जो अपने जो सर्टेन वर्ड्स थे इसके अंदर, ईच, एवरी, समवन, जो भी है, ये सिंगुलर वर्ब के साथ यूज़ होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये अपने आप में एक सिंगुलर है। जैसे कि अपन एवरी स्टूडेंट्स आर हियर, अपन ऐसे नहीं कहते, अपन कैसे कहते हैं, एवरी स्टूडेंट इज़ हियर, ठीक है, ये एक परफेक्ट सेंटेंस है। और अगर अपन ing को यूज़ करें, यानी कि अपन ing के साथ यूज़ करते हैं किसी सेंटेंस के अंदर किसी चीज़ को, कोई भी वर्ड अगर ing के साथ ख़त्म हो रहा है और कोई नाउन s के साथ ख़त्म हो रहा है तो अपन उसको सिंगुलर बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि फिजिक्स, इसके लास्ट में s लगा है, मिसाइल्स इसके अंदर s लगा है, तो अगर ऐसे अपन लिखें फिजिक्स इज़ इंटरेस्टिंग तो ये एक सिंगुलर सेंटेंस हो गया, ठीक है। अपन फिजिक्स आर इंटरेस्टिंग नहीं बोलेंगे, ऑलराइट। और जैसे कि कभी भी इसके अंदर जो ये लिखा हुआ आया वॉट, तो ये जो वॉट है ये हमेशा एक सिंगुलर वर्ब को रिक्वायर करेगा, ठीक है, मतलब एक सिंगुलर वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी। अपन इसको एग्जाम्पल से और भी प्यार से अच्छे से समझेंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, एवरीवन वांट्स टू बी लाइक्ड, हर कोई चाहता है कि उसे पसंद किया जाए, कि भाई मेरी तारीफ हो, मेरे चर्चे हो, ओ भाई मेरे आगे पीछे लोग भागे, मेरे आगे पीछे पड़ोसी भागे, मेरे आगे पीछे खूबसूरत, मतलब समझ ही सकते हो, मतलब सब भागे आगे पीछे, तो मतलब एवरीवन वांट्स टू बी लाइक्ड, हर कोई चाहता है कि उसे पसंद किया जाए, ठीक है। तो इसके अंदर एवरीवन क्या हो गया, एक सिंगुलर है, ठीक है। और इसी वजह से यहाँ पे एक सिंगुलर चीज़ आई है, क्या, wants, yes, WANTS, wants. Somebody who is standing over there wants to speak next sentence. वहाँ खड़ा कोई व्यक्ति आगे बोलना चाहता है, मतलब कोई खड़ा है वहाँ पे, वो कुछ बोलना चाह रहा है, ये एक सेंटेंस का मतलब है। somebody क्या है, ये एक सिंगुलर चीज़ हो गई, ठीक है।
तो इसके अपन ने इसके अंदर क्या देखा, वांट्स है इसके अंदर, ठीक है। तो ये सिंगुलर वर्ब है, ठीक है, यही होता है। थर्ड सेंटेंस, ड्राइविंग ऑन आइस रोड्स इज डेंजरस। बर्फीली सड़कों पर गाड़ी चलाना खतरनाक है। देखो फिसलती है ना गाड़ियाँ, फिर एकदम एकदम मतलब फिसलती, एकदम स्लीपरी हो जाती है, ठीक है। हेयर तो यहाँ पे क्या है कि जो ड्राइविंग है इसके अंदर जो ING आया है, ठीक है, इसको अपन कंसीडर करेंगे एज अ सिंगुलर, ठीक है। इसलिए अपन ने इसके अंदर क्या लगाया है, इज लगाया है, ठीक है, जो एक सिंगुलर वर्ब है। अब समझ में आ रहा है धीरे धीरे। किसी भी चीज़ के अंदर, किसी भी नाउन के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर अपन एक सेंटेंस के अंदर ये जो वर्ब लगा है सिंगुलर, एक सिंगुलर सेंस बनाता है। एवरीवन वांट्स, समबडी वांट्स, ड्राइविंग इज, ऐसे। पॉलिटिक्स इंटरेस्ट्स मी अ लॉट। राजनीति में मेरी बहुत रुचि है। ऐसी कोई रुचि नहीं है, लेकिन मतलब रुचि है, इस सेंटेंस का मतलब है। पॉलिटिक्स इज द नाउन, ठीक है, ये एक नाउन है जो किसके साथ खत्म होता है, एस के साथ, जो एक सिंगुलर है। तो हमने इसके अंदर क्या डाला, इंटरेस्ट्स, जो एक सिंगुलर वर्ब है। व्हाट दे वांट टू डू इज स्टार्ट देयर ओन बिजनेस, मतलब वो अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, ठीक है। व्हाट दे वांट टू डू इज देयर ओन बिजनेस, स्टार्ट देयर ओन बिजनेस। तो इस सेंटेंस के अंदर जो व्हाट आ गया, जो स्टार्टिंग में आ गया, जो अपना रूल का मतलब था, तो ये एक सिंगुलर चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा हमेशा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आएगा, इज, ठीक है। किसके साथ आया था, इज स्टार्ट के साथ आया था, इज स्टार्ट देयर ओन बिजनेस, तो सिंगुलर वर्ब इज आ गया। ये आपका जो रूल है ये बताना ही ये चाहता है कि ज़्यादातर चीज़ों में जब ईच एवरी समवन ऐसी चीज़ें आएंगी तो अपन सिंगुलर वर्ब का उपयोग करेंगे, ओके। अब आगे हम बात करने जा रहे हैं इसी के अंदर एग्रीमेंट विद देयर एंड सब्जेक्ट पोजीशन। व्हेन अ सेंटेंस स्टार्ट विद देयर प्लस अ फॉर्म ऑफ बी, द वर्ब एग्रीज विद द हेड वर्ड ऑफ द फ्रेज दैट फॉलोज द वर्ब। देखो इसका मेन मतलब क्या है, इसका यही मतलब है कि जब देयर से अपना कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है, ठीक है, देयर या देयर, ये साउंड एक जैसे करते हैं लेकिन इनके मतलब अलग होते हैं। जैसे कि देयर का मतलब होता है वहाँ, और देयर जो एक और है इसके जैसा मिलता जुलता, इसका राम लखन वाले जुड़वा भाई, तो दूसरा जो देयर होता है उसका मतलब होता है उनका, ठीक है। अब जैसे इसके अंदर क्या मतलब है इस रूल का, देखो जैसे कि देयर से कोई स्टार्ट होता है और जो इसके अंदर फॉर्म ऑफ बी जो बोला गया है, फॉर्म ऑफ बी वही हो गया जो होते हैं ना सिंगुलर प्लूरल, जो अपन सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल करते हैं, इज आर वाज वेयर, वो, ठीक है, वो हो गया बी वर्ब। लेकिन इसके अंदर ये बता रहा है कि कभी भी किसी सेंटेंस के अंदर एक हेड वर्ड जो होता है वो अगर एग्री करता है तो सिंगुलर ही मतलब आता है उसके अंदर। जैसे कि देयर इज़ अ कैट, तो इज जो है वो एग्री कर रहा है सेंटेंस के अंदर, क्योंकि कैट जो है वो एक सिंगुलर है, ठीक है। अगर आ जाए देयर आर कैट्स, तो आर जो हो गया वो एग्री कर रहा है क्योंकि कैट्स आ गए ना, वो एक प्लूरल है, तो इसके अंदर जो हेड वर्ड है वो हो गया कैट, है ना। जैसे कि अपन कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। देयर इज वन बॉटल ऑन द टेबल, मेज पर एक बोतल है। इज, इसके अंदर जो इज आया है वो वन बोतल बता रहा है, ठीक है। इज आया है क्योंकि ये वन बोतल को बता रहा है, ठीक है, क्योंकि एक बोतल के बारे में बात हो रही है, इसलिए ये जो वन बॉटल है ये इंडिकेट कर रहा है सिंगुलर को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देयर आर टू बोटल्स ऑन द टेबल। अब जैसे कि टू बोटल्स है, ठीक है, तो यहाँ क्या आया, आर आया, ठीक है, ये एग्री करता है इसके साथ क्योंकि टू बोटल्स मतलब प्लूरल, ओके। मेज पर दो बोतलें हैं, कौन पी रहा है, जैक स्पैरो, एक नंबर का बेवड़ा है वो, और एक नंबर का लुटेरा, वही पीता रहता है हमेशा बोतलें। तो नेक्स्ट देखते हैं, देयर डॉग इज ऑलवेज बार्किंग, उनका कुत्ता हमेशा भौंकता रहता है, ये कुत्ते हमेशा भौंकते रहते हैं मेरा मतलब उनका कुत्ता भौंकता है, ठीक है। इज जो आ गया इसके अंदर वो है एग्री कर रहा है क्योंकि डॉग जो है वो एक सिंगुलर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देयर कार गोज वे फास्टर देन योर कार डज। अब इसके अंदर जो गोज है वो एग्री करता है कार के साथ क्योंकि कार जो है वो एक सिंगुलर है, और गोज जो होते हैं वो सेंटेंस के नेचर के हिसाब से सिंगुलर दिखाते हैं, ठीक है, जो इसके अंदर आता है। इसी के अंदर ऑल द वर्ब्स इज आर इज गोज जो आए, ये जो हेड वर्ब के साथ एग्री किए इन लोगों ने, ठीक है, यानी कि इज आर इज और गोज जो थे ये सब एग्री करते हैं कौन से हेड वर्ड से,
यही जो इसके अंदर आए थे, बॉटल, बॉटल्स, डॉग, खा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और अपने को क्या करना होता है, इसके अंदर एक और एक चीज़ आती है, यू नीड टू डिटरमाइन इफ़ द हेड वर्ड इज सिंगुलर और प्लूरल। अनकाउंटेबल नाउन्स आर सिंगुलर। इसका मतलब ये हुआ, जैसे कि अपन कभी भी कोई सेंटेंस के अंदर अनकाउंटेबल नाउन को भी अगर देखना हो और जज करना हो तो उस हिसाब से वहाँ पे सिंगुलर या प्लूरल लगता है, ठीक है। जैसे कि 2 सेंटेंस देता हूँ, देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल इन द रूम, देयर इज़ अ लॉट ऑफ मनी इन माई बैग, ठीक है। अब जैसे कि बहुत सारे लोग भी हो गए रूम में और बहुत सारा पैसा भी है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो अ लॉट ऑफ है फर्स्ट सेंटेंस के अंदर, और वो जो पीपल की बात हो रही है, तो पीपल जो है वो एक प्लूरल है, ठीक है। तो उसके साथ क्या लग गया, आर। सेकंड में मनी जो है ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, जिन्हें गिना नहीं जा सकता, अनकाउंटेबल है ये अभी, ठीक है। इसकी क्वांटिटी कोई पता ही नहीं है, एकदम अनकाउंटेबल है। तो देयर इज लॉट ऑफ बातें हुई है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, लेकिन अनकाउंटेबल है, तो इसलिए क्या आएगा, सिंगुलर नाउन है, ठीक है। इसलिए इसके साथ इज आया यहाँ पे, इज, ठीक है। तो ये था इसके अंदर। आगे देखते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट्स। ये तो अपन बहुत सारी चीज़ों में पढ़ चुके हैं वैसे भी, लेकिन फिर भी इसको और अच्छे से अभी समझते हैं। A compound subject is a subject with 2 or more simple subjects. In other words, when the subjects of a sentence is made up of 2 or more elements, it's a compound subject. For example, देखो ये जो है ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है। देखो कभी भी किसी सेंटेंस के अंदर, जैसे कि खास करके कंपाउंड सब्जेक्ट्स के अंदर, अपन सिंपल 2 सब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं या 2 से अधिक के बारे में बात करते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा, ठीक है। जब अपन कोई सेंटेंस के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा के सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे वो कंपाउंड सब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। उदाहरण के लिए एक एग्जांपल देता हूँ, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, यानी कि जैक और जिल पहाड़ी पे चढ़ गए, ठीक है। क्यों चढ़ गए, अरे भाई उनका मन किया तो चढ़ गए भाई, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, नहीं मेरा मतलब चढ़ गए, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है, इन दिस कंपाउंड सब्जेक्ट द फर्स्ट सिंपल सब्जेक्ट इज जैक। पहला सिंपल सब्जेक्ट क्या हो गया, जैक, और दूसरा क्या हो गया, जिल, ठीक है। तो आपने क्या नोटिस किया, इसके अंदर 2 सब्जेक्ट को किससे जोड़ा गया, एंड से जोड़ा गया, ठीक है। ये सिंपल सब्जेक्ट्स है जिसको ज्वाइन किया गया है कौन से कंजक्शन का इस्तेमाल करते हुए, एंड, AND, एब्सोल्युटली राइट। इसी के अंदर इन अ कंपाउंड सब्जेक्ट द सिंपल सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय वर्ड्स लाइक एंड और नॉर, इसे जोड़ते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। और अगर इसको पेयरिंग करना हो ईदर और नीदर नो से, तो इसको क्या कहते हैं, कोरिलेटिव कंजक्शन। और अच्छे से समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। आई कैन ईदर गो टू द मूवीज और स्टे होम एंड रीड टुनाइट। मैं या तो सिनेमा देखने जा सकता हूँ या घर पे रह के आज रात पढ़ सकता हूँ, ठीक है। बहुत पढ़ूंगा, ठीक है, मतलब कुछ ज़्यादा ही पढ़ूंगा, फाड़ दूंगा किताबें। नीदर द कैट नॉट द डॉग वांट्स टू गो आउटसाइड इन द ट्रेन। ना तो बिल्ली और ना ही कुत्ता बारिश में बाहर जाना चाहता है, ठीक है। दोनों ही नहीं जाना चाहते, दोनों ही घर में रहना चाहते हैं, भीग जाएंगे बेचारे, बरसों रे मेगा मेगा करेंगे बैठ के। यू कैन हैव ईदर पिज़्ज़ा और पास्ता फॉर डिनर बट नॉट बोथ। अब रात के खाने में पिज़्ज़ा या पास्ता खा सकते हैं लेकिन दोनों साथ में नहीं, क्योंकि ये सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। नहीं, हो भी सकता है लेकिन सेंटेंस के हिसाब से दोनों साथ में नहीं खाना है, बोल रहा है। आई लाइक नीदर कॉफ़ी नॉट टी बट आई हैव ग्लास ऑफ वाटर इंस्टेड। मुझे न तो कॉफ़ी पसंद है और न ही चाय, लेकिन मैं इसके बजाय एक गिलास पानी लेना ज़्यादा प्रेफर करूँगा, यानी कि पानी पीना पसंद करूँगा ना। मतलब मेरे को तो कॉफ़ी और चाय दोनों ही पसंद है, देखो पिलाने वाली चाहिए, मेरा मतलब। आगे बढ़ते हैं। शी एन्जॉयज बोथ लिसनिंग टू म्यूज़िक एंड पेंटिंग इन हर फ्री टाइम। वो अपने खाली समय में संगीत सुनना और पेंटिंग करना दोनों बहुत पसंद करती है। कौन, बस ढूंढ ही रहा हूँ उसको, मिल जाएगी तो ज़रूर बता दूँगा। अब जैसे इन सेंटेंसेस के अंदर फर्स्ट में ईदर और, सेकंड में नीदर नॉर, थर्ड में इधर और फोर्थ में नीदर नॉर, और लास्ट में एंड, एंड। इसका क्या मतलब हुआ, ये सारे आपको मैंने बताया, ठीक है। कोऑर्डिनेटिव कंजक्शंस और कोरिलेटिव कंजक्शंस ये इसके अंदर है, और भी मैंने पहले बना रखे हैं वीडियोस, वो कंटिन्यू देखोगे तो काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी आपको, ठीक है। ये पूरी एक सीरीज चल रही है। एग्रीमेंट इन रिलेटिव क्लॉजेस। When you write a relative clause beginning with who, which or that, look for its referent, the word that who, which or that refers to. The referent determines whether the verb should be singular or
प्लूरल। देखो, जब अपन हु, विच और दैट के साथ कोई सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, हु, विच और दैट, जिस भी सेंटेंस के अंदर अपन इसका इस्तेमाल करते हैं, तो वो जो रेफरेंट का इसमें इस्तेमाल होता है, यानी कि ये जो रेफरेंट है, जिस भी सेंटेंस के अंदर हम ये चीज़ें इस्तेमाल करके किसी चीज़ के बारे में बात करने की कोशिश करते हैं, उसको हम रेफरेंट कहते हैं। अब जो वर्ब है वो एक एक्शन वर्ड है जो रेफरेंट के साथ मैच होना चाहिए। अगर रेफरेंट जो है कोई चीज़ है या फिर कोई पर्सन है, अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी है, तो वर्ब जो होगा वो सिंगुलर होगा, ठीक है। और अगर रेफरेंट जो है वो अगर मोर देन वन है, मतलब ज़्यादा लोगों के बारे में बात होती है, जिसमें ज़्यादा लोगों के बारे के सेंस में बात होती है जो, तो उस टाइम अपन प्लूरल का इस्तेमाल करते हैं। तो और वर्ब भी जो होती है वो प्लूरल होती है, ठीक है। हम इसे सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल करके देखते हैं। द पीपल इन माई क्लास हु आर स्टडिंग इंग्लिश डू अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा रीडिंग। द स्टूडेंट इन माई क्लास हु इज सिटिंग इन द कॉर्नर यूजुअली डज अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा रीडिंग। पहले वाले का मतलब जो मेरी कक्षा में जो लोग अंग्रेज़ी पढ़ रहे हैं वो बहुत अधिक, बहुत ज़्यादा, अतिरिक्त, यानी एक अलग से भी बहुत पढ़ाई करते हैं, ठीक है। दूसरे का मतलब जैसे कि मेरी कक्षा में कोई, मेरी क्लास में कोई कोने में बैठा छात्र जो है वो आमतौर पर बहुत अधिक, बहुत अलग पढ़ाई करता है, मतलब एक छुपा रुस्तम है, ठीक है। मतलब पढ़ता ही रहता है, ना तो वो जाएगा कभी टॉयलेट, ना तो खाना खाएगा, ना तो लंच करेगा, ना तो खेलेगा, सिर्फ पढ़ता रहेगा, मतलब कोने में बैठ के, इस तरीके का बच्चा, समझ रहे हो, बुद्धि वाला। तो ये रिलेटिव क्लॉजेस हैं, ठीक है। तो इसके शुरुआत में हमें देखा पहले वाले के हु जो आया वो क्या है, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि जो पीपल है, ठीक है, मतलब द पीपल इन माई क्लास, वो क्या दिखा रहा है, क्लास के अंदर जो है वो क्या है, स्टूडेंट है, ठीक है। लेकिन वो क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, हु आर स्टडिंग इंग्लिश, किसके बारे में, पीपल के बारे में। और पीपल क्या हो गए, ज़्यादा हो गए, एक प्लूरल है, ठीक है। तो ये क्या आएगा, सो द वर्ब डू इज ऑल्सो प्लूरल टू मैच। तो जो इसके अंदर डू आया ना, डू भी डू, वो जो डू है ना, वो भी इसके साथ मैच करना चाहिए, तो वो आ गया प्लूरल, ठीक है। सेकंड में क्या है, हु इज सिटिंग इन द कॉर्नर, तो ये क्या दिखा रहा है, स्टूडेंट को दिखा रहा है, लेकिन वो सिंगुलर को दिखा रहा है, ठीक है। पहले वाले में ज़्यादा लोगों के बारे में बात हो रहा था, पीपल, ठीक है। सेकंड वाले में स्टूडेंट्स के बारे में बात हो रही है, लेकिन स्टूडेंट्स नहीं है इसके अंदर, स्टूडेंट है, ठीक है। तो स्टूडेंट जो है वो एक सिंगुलर है, तो वो अब क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, डज, ठीक है। इस तरीके से आपको देखना है, विच, हुज, हुम, दैट, ये जो भी आएंगे इसके अंदर आपको अगर सिंगुलर आ रहा है तो सिंगुलर, प्लूरल आ रहा है तो प्लूरल, ठीक है। इसका ध्यान रख के चलना है। वन ऑफ इसी के अंदर है, ट्रबल स्पॉट्स का एक पार्ट है, वन ऑफ। थकना मत, बहुत काम की चीज़ है, और भी आएंगे, ज़्यादा नहीं है, बस और कुछ है थोड़ा सा, उसके बाद आपका समझ में आ जाएगा और बेहतर तरीके से, और ट्रबल स्पॉट्स भी ख़त्म हो जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस बना के रखो, हम होंगे कामयाब एक दिन, कौन सा दिन पता नहीं, लेकिन होंगे ज़रूर। तो चलो चलते हैं। वन ऑफ, बिवेयर, वन ऑफ इज फॉलोड बाय अ प्लूरल नाउन एंड अ सिंगुलर वर्ब एग्रीइंग विद द हेड वर्ड वन। अब इसका क्या मतलब हो गया, देखो, जब आप वन ऑफ का इस्तेमाल करते हो तो ये प्लूरल नाउन के साथ अगर आगे बढ़ता है, लेकिन फिर भी आपको वन को ध्यान में रख के चलना है, क्योंकि अगर प्लूरल नाउन आ रहा है तो वो वन ऑफ के साथ एग्री करना चाहिए, ठीक है। अगर वो नहीं कर पा रहा है तो वो सिंगुलर में जाएगा, समझ रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पे वन ऑफ द कैट्स इज़ मिसिंग। अब वन ऑफ द कैट इज़ मिसिंग के अंदर इज़ जो है वो एक सिंगुलर के साथ चलता है, ठीक है, और वो वन के साथ मैच भी कर रहा है, किसी एक के बारे में बात हो रही है। और कैट्स जो है वो प्लूरल है, ठीक है, इसलिए वन अपने आप में एक स्पेसिफिक है जो कैट्स के ग्रुप में से किसी एक के बारे में बात कर रहा है। वन ऑफ द कैट्स इज मिसिंग, ठीक है। वन ऑफ जो है वो करता तो है प्लूरल नाउन को फॉलो, लेकिन वर्ब हमेशा एग्री करना चाहिए वन के साथ, किसी एक, किसी उनमें से किसी एक, ठीक है। तब मैंने पहले भी इसके बारे में एक वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हो और अच्छे से देखते हैं। वन ऑफ हर सन्स हेल्प्स ऑन द फार्म, वन ऑफ हर सन्स हेल्प्स ऑन द फार्म, ठीक है। देखो वन ऑफ आ गया तो क्या आ गया, ये जो हेल्प्स है ये एक तो है तो एक तरीके का सिंगुलर जो एग्री करता है वन के साथ, लेकिन सन्स जो है वो प्लूरल है, ठीक है। लेकिन क्या होता है इस रूल के अंदर, वन ऑफ जो है वो हमेशा प्लूरल नाउन को लेके चलता है, फॉलो करता है उसको, ठीक है।
जैसे कि सन्स, तो इसके साथ वर्ब क्या करेगा, एग्री करेगा। ठीक है, तो अपने क्या आ गया इसके अंदर सिंगुलर, हेल्प्स। ठीक है, वन ऑफ हर सन्स हेल्प्स ऑन द फार्म। बिल्लियों में से एक गायब है, उसका एक बेटा खेत में मदद करता है, उसमें से एक बिल्ली, इसमें से एक बेटा। ठीक है, ऐसे अभी हम काफ़ी आगे तक पहुंच गए हैं और ये बहुत काम की चीज़ है। इसलिए अगर आप बोर हुए हों, दुखी हुए हों, देखो मैं उसके लिए देखो माफ़ी चाहता हूँ, माफ़ी। लेकिन देखो ये काम की चीज़ है आपके। ठीक है, तो अभी हम एंड में पहुंच गए इसके, वही अब ख़त्म होने वाला है। सम, मोस्ट, एनी, ऑल, नॉन, ये एक चीज़ है जो आती है हमेशा ट्रबल स्पॉट्स में। तो अपन इसको समझते हैं। क्वांटिटी वर्ड्स लाइक सम, मोस्ट, एनी, all and none are used in the following pattern using a plural verb form with plural countable nouns and a singular verb form with uncountable nouns। तो ये रूल आखिर क्या कहना चाहता है सर, ये क्या कहना चाहते हैं? हमारा तो सर घूम गया इसको देख के। देखो नहीं घूमना चाहिए। देखो ये जो सम, मोस्ट, एनी, ऑल, नॉन जो है ये सिंगुलर, एक सिंगल चीज़ को, ठीक है, या फिर किसी ज़्यादा चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल जैसे कि अपने वही सेब वगैरह हो गए, लोग हो गए, गाड़ियाँ हो गई, एप्पल्स, पीपल, कार्स। एप्पल हम गिन सकते हैं, पीपल हम लोगों को गिन सकते हैं, इक्के दुक्के जो सामने कोई लोग खड़े हैं हम उनको गिन सकते हैं। ठीक है, ऐसे अपन रियलाइज़ कर सकते हैं। कार्स हम गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल क्या हो गया, वाटर। वाटर को अपन गिन सकते हैं क्या? नहीं गिन सकते, है ना। राइस को गिन सकते हैं क्या? बहुत मुश्किल है, उम्र निकल जाएगी। हैप्पीनेस को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। ये क्या हो गए, अनकाउंटेबल हो गए। सीधे साधारण शब्दों में समझें तो जो काउंटेबल नाउन्स हैं जो सेंटेंस के अंदर आएंगे वो प्लूरल वर्ब के साथ आएंगे। ठीक है, और जो अनकाउंटेबल नाउन्स है वो सिंगुलर के साथ आएंगे। हम अभी सेंटेंस के अंदर देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इंग्लिश। अधिकतर विद्यार्थी अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द फर्नीचर इज़ वेरी ओल्ड। ज़्यादातर फर्नीचर काफ़ी पुराने हैं। तो इन दो सेंटेंस को अपन देखते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इंग्लिश। स्टूडेंट जो है एक काउंटेबल नाउन है, अपन गिन सकते हैं। ठीक है, कि आज ये आया है, आज वो लड़का आया है, तो अपन मतलब गिन सकते हैं स्टूडेंट्स को। तो अगर गिन सकते हैं तो क्या आएगा, प्लूरल वर्ब। ठीक है, ज़्यादा चीज़ें ज़्यादा हम गिन सकते हैं। नेक्स्ट इसी में जो था, मोस्ट ऑफ द फर्नीचर इज़ वेरी ओल्ड। तो ये क्या है, फर्नीचर जो है एक अनकाउंटेबल नाउन है, ये अपन इसको गिन नहीं सकते ऐसे तो। ठीक है, इसलिए इसके साथ क्या आएगा, इज, जो एग्री करेगा मोस्ट के साथ। ठीक है, सम एप्पल्स आर राइप ऑन द ट्री। ठीक है, इसके अंदर एप्पल्स क्या है, प्लूरल है, काउंटेबल नाउन्स। ठीक है, और आर आया है इसके अंदर जो प्लूरल वर्ब को दिखाता है। ठीक है, कुछ सेब पेड़ पर पके हुए हैं। ठीक है, सम वाटर इज़ लीकिंग फ्रॉम द फॉसेट। नल से कुछ पानी रिस रहा है। ठीक है, वाटर हो गया अनकाउंटेबल नाउन और इज क्या हो गया, एक एप्रोप्रिएट सिंगुलर वर्ब। आर देयर एनी बुक्स ऑन द शेल्फ। क्या शेल्फ पर कोई किताब है, तो बुक्स क्या हो गया, एक प्लूरल काउंटेबल नाउन। ठीक है, और आर क्या हो गया, प्लूरल वर्ब। ठीक है, एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है ये। इज़ देयर एनी मिल्क इन द फ्रिज। क्या फ्रिज में कोई दूध है, तो मिल्क क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन। इस क्या हो गया, सिंगुलर वर्ब। ऑल स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अटेंड द असेंबली। सभी विद्यार्थियों को सभा में उपस्थित होना आवश्यक है, अनिवार्य है, नहीं तो अटेंडेंस फाइल उसको एब्सेंट लगा दूंगा, ऐसे ही बोल रहा हूँ। स्टूडेंट्स क्या हो गया, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स, और आर क्या हो गया, एक प्लूरल वर्ब। ऑल इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द डाटाबेस। सारी जानकारी डाटाबेस में संग्रहित है। इन्फॉर्मेशन क्या हो गया, अनकाउंटेबल। इस क्या हो गया, एक सिंगुलर वर्ब। ओके, तो ये सारी चीज़ें आ गई। With noun, however, uses varies and the following forms can be found। देखो हम इसके अंदर noun के बारे में बात करेंगे। ये जो noun होता है NONE, इसके दो सेंटेंस अपन पढ़ते हैं और ये भी आप समझ लेते हैं, उसके बाद सिस्टम ख़त्म। None of the books she took out of the library was interesting। None of the books she took out of the library were interesting। एक जगह was आ गया तो एक जगह were आ गया, लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। देखो जो नॉन होता है इसके अंदर जो आया है वो बताना चाह रहा है, एक सिंगुलर वर्ब आया, वर्स। देख उसमें से उसने पुस्तकालय से जो भी लाइब्रेरी से किताबें निकाली उसमें से कोई उसको पसंद नहीं आई। ठीक है, हर एक की बात हुई है इसके अंदर, ईच बुक्स की। ठीक है, और उसका इंडिविजुअल अपना इंटरेस्ट था कि उसमें से कोई नहीं आया पसंद। सेकंड में
भी वही चीज़ है, बस वेयर आ गया है और यहाँ पे प्लूरल वर्ब वेयर आया है ना। ये बात करना चाह रहा है इस सेंटेंस के अंदर कलेक्टिविटी की, ठीक है, कि उन सब में से उसे कोई पसंद नहीं आया, ठीक है, मतलब एक ग्रुप की बात हुई है। तो देख रहे हो एक सिंगुलर और प्लूरल का कितना बड़ा इतिहास है। इंग्लिश में फुल माथापच्ची घुसा रखी है इन लोगों ने, क्या करें यार, ये अंग्रेज लंबा बना के गए हमारे को, समझ रहे हो ना। समझ जाओ। तो आगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस और मॉडल और ऑक्सिलरीज एक बच जाता है। देखो ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, जो अपने को बहुत सारे लोगों को पता ही होता है, तो इसके पीछे क्यों माथापच्ची करना, क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरीज और एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बहुत सारे लोगों को पता है। आगे हम इसके बारे में बात करेंगे आगे, और जब आगे बढ़ेंगे तो, ठीक है। फिलहाल तो एक्टिव पैसिव मॉडल ऑक्सिलरी जो इसके अंदर है ट्रबल स्पॉट्स के अंदर, ये भी वही चीज़ है जो अपन अभी तक पढ़ रहे थे, सबका बेसिक सा, और उसके अंदर कहाँ हम अप्लाई करते उस चीज़ को, बस ये था, ठीक है, सिंपल वे में। तो आपको अच्छा लगा तो आपको मालूम है आपको क्या करना है, नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, सब्सक्राइब तो कर देना, लाइक करना क्योंकि इतनी मेहनत करी है, शेयर करना क्योंकि बहुत मेहनत करी है, और करके ही जाना क्योंकि बहुत करी है। ओके, थैंक यू। ओ वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी क्या? और मेरे को मालूम था। चलो ठीक है, सब्सक्राइब कर देना, बस इतना ही कहना चाहता हूँ, बस, और कोई दिक्कत वाली बात। चला चला ठीक है, ओके, ख्याल रखिए, ख्याल रखिए।